और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली का आ जाओ मैदान में। 7 फेरों की तैयारी स्टार्ट की जाती है और हो चुका आकाशगण का युद्ध बदलने की तैयारी थी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा 7 फेरों में मैदान जीत कर ले जाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेष उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। 7 फेरों की सीरीज का एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 आ चुका था और मुझे उम्मीद है कि आपने वो देख लिया होगा। एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड 1 के अंदर हमने इतिहास भी देखा, उसके अलावा हमने पॉलिटी भी देखी थी और आपकी जो साइंस भी देखी। उसके बाद हमारा ज्योग्राफी जो है और इकोनॉमिक्स हमने एपिसोड नंबर 2 पे पूरा ध्यान दिया और आज हम लोग साइंस पर पूरा ध्यान देने वाले हैं। लगभग अधिकांश समय हमारा साइंस के साथ ही गुजरने वाला है आज की क्लास के अंदर, ठीक है। साइंस में जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, आपकी बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और एनवायरमेंट भी है। तो 6 सेक्शन जो साइंस के हैं इनको हम डील करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के भी होने वाले हैं, ठीक है। अब बिल्कुल स्वागत है प्रीति, राहुल, वीरेंद्र, दीपक, अनमोल, जयशंकर, नागेंद्र, किरण, राजेश, बबलू, विवेक, बिल्कुल दिनेश, योगेश्वर, सभी का दिल खोल करके स्वागत है। और ध्यान रखना, मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। 7 फेरों की सीरीज एपिसोड नंबर 3 जो है उसमें आप सभी का स्वागत। और ध्यान रखना 2 फरवरी की तारीख को नोट कीजिएगा। 2 फरवरी की तारीख को सुबह 10 बजे जो है आप सभी के लिए एक जबरदस्त एपिसोड लेकर आ रहा हूं, जिसके अंदर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो है इन दोनों का सूपड़ा साफ करने वाला हूं। इसके अंदर जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है वो निश्चित रूप से इस क्लास को मत छोड़ना और जिनको भी करंट अफेयर्स रिवीजन करना हो, स्टैटिक वाला रिवीजन करना हो, वो भी मेरे साथ में यहां पर 10 बजे सुबह कर सकते हैं। शुरुआत 10 बजे होगी, समाप्त कब होगी ये तो क्लास के दौरान आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिश्चियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है ना? पेनिसिलिन के लिए, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण की खोज करने के लिए, दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी निर्माण करने के लिए और पहले स्तनपायी का क्लोन बनाने के लिए। चारों ही ऑप्शन महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, पेनिसिलिन की बात करूं मैं आपसे, जो पेनिसिलिन है इसकी खोज करने वाले कौन थे आपके? तो ये थे फ्लेमिंग। कौन थे? अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, ये पेनिसिलिन जो है इसकी खोज करने वाले, ठीक है। ये पहली आपके एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन ना। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है करने वाले, तो वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले कौन थे? ये है क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, कब हुआ था ये? यह 1967 जो है इस वर्ष में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, करने वाले कौन थे? करने वाले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो आपके डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्रिश्चियन बर्नार्ड करने वाले और साउथ अफ्रीका जो वहां पर हुआ था ना, साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत के अंदर पूछूं आपसे करने वाले कौन थे? तो इंडिया के अंदर करने वाले थे आपके पी वेणुगोपाल। कौन थे? इंडिया में थे पी वेणुगोपाल और पी वेणुगोपाल का नाम आपने सुना होगा। अभी कुछ दिनों पहले इनका निधन हुआ, याद कीजिएगा। अभी कुछ दिनों पहले इनका निधन हुआ है और इन्होंने 1994 में दिल्ली एम्स के अंदर जो है पहली बार आपके हार्ट ट्रांसप्लांट किया, ठीक है। तो भारत में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले कौन थे? पी वेणुगोपाल, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे विश्व में पहले कौन थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1967 में बर्नार्ड ने किया है और 1994 के अंदर पी वेणुगोपाल ने किया है। इसके बाद दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी निर्माण, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है यह बनाने वाले कौन था आपके? अच्छा, ये इंग्लैंड के अंदर बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन आपके? लुईस ब्राउन। कौन है? लुईस ब्राउन, ठीक है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट आपके टेस्ट ट्यूब बेबी कौन आपके? तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वर्ल्ड का फर्स्ट वो है आपके लुईस ब्राउन। कौन है? लुईस ब्राउन जो है यह नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लुईस ब्राउन वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी आपको नोट करना है। और जो लुईस ब्राउन है आपके, इसने 1978 जो है ये जन्म लिया था और 1978 में विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, ठीक है। और इसको बनाने वाले, इनका निर्माण करने में, विकास करने में योगदान देने वाले कौन थे? डॉक्टर एडवर्ड्स जो है आपके, उन्होंने किया, ठीक है। तो डॉक्टर एडवर्ड्स जो है आपके, इन्होंने पूरा सहयोग किया, इन्होंने पूरा एफर्ट लगाया था। ये आपके वर्ल्ड के फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थे ना। अच्छा, भारत की फर्स्ट कौन थी आपके? तो इंडिया में जो पहली थी आपकी वो थी दुर्गा। कौन थी? दुर्गा जो है ये भारत के अंदर थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर विश्व का बात करूं, विश्व में पहला कौन आपके? वो है लुईस ब्राउन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन आपके? लुईस ब्राउन, ठीक है। कब तैयार हुआ? 1978 में तैयार हुआ। और भारत का कौन था? दुर्गा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी तो बनता कैसे आपके? ये आपको ध्यान, एक तो होता है आईवीएफ, ठीक है। इस आईवीएफ की फुल फॉर्म पूछते लेना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ये आईवीएफ की फुल फॉर्म होती है, आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, निषेचन जो होता है आपको किसके अंदर होता है? वो कांच के अंदर होता है, ठीक है। कांच के अंदर निषेचन होता है, इसको आईवीएफ कहते हैं। ये भी आप साथ में ध्यान रखना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पहला स्तनपायी का क्लोन बनाना सुना। अच्छा, जो पहला आपके मैमल जिसका क्लोन तैयार किया गया वो कौन सा आपके? वो थी आपकी डोली भेड़। कौन थी? डोली भेड़ आपकी पहली क्लोन थी जो तैयार की गई आपकी। और ये किस वर्ष में जन्म लेती है? 96 के अंदर जन्म लेती है, ध्यान रखना। और इसको बनाने वाले कौन थे? इयान बिलमुट जो बनाने वाले, ठीक है। तो इयान बिलमुट बनाने वाले थे, डोली भेड़ नाम था इसका। और 96 के अंदर जो है इस डोली भेड़ का आपके निर्माण हुआ, डोली भेड़ का जन्म हुआ, ठीक है। तो क्लोनिंग की जब भी बात हो आपके, तो क्लोनिंग जो आपके अभी जो आपकी जो क्लोनिंग जो होती है, मतलब वो क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट से आपके करते हैं, बेबी तैयार करते हैं, ठीक है। क्लोनिंग, ध्यान रखना, क्लोनिंग जो है वो अलैंगिक जनन होती है। क्या होती है? क्लोनिंग जो है आपके वो अलैंगिक जनन होती है और आपके सिंगल पेरेंट आपके अलैंगिक जनन होता है आपके इसके अंदर, और सिंगल पेरेंट आपके बेबी तैयार होता है इसके अंदर। सिंगल पेरेंट ही होता है, एकल जनक होता है इसके अंदर, और जीरोस्कोपी होती है, ठीक है। तो क्लोनिंग अलैंगिक जनन से तैयार होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चारों ऑप्शन महत्वपूर्ण थे। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर भी आपको नोट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। आइडेंटिफाइड द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज, लाइसोजाइम, पेप्सिन, ठीक है। 4 एंजाइम आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो दोस्तों। लाइपेज जो है आपकी, लाइपेज लिखना आपके, लाइपेज का काम क्या है? जो वसा है, इस वसा का जो पाचन है आपके वो कौन करता है? लाइपेज करता है, ठीक है। जो लिपिड है, इस लिपिड का डाइजेशन करने का काम किसका होता है? लाइपेज का, ठीक है। लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना, लाइपेज का काम है, ठीक है। लेकिन वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, ये कहलाता है वसा का इमल्सीकरण कहलाता है। वसा का इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। वसा का इमल्सिफिकेशन कहलाता है, बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना जो है ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन, ठीक है। और जो वसा का जो इमल्सिफिकेशन है, ध्यान रखना, जो वसा का जो इमल्सिफिकेशन है ये कहां पर? लीवर में होता है। कहां होता है? लीवर में, लीवर के द्वारा होता है। और लीवर से रस निकलने इसको बाइल जूस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइल जूस कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको पित्तरस कहते हैं, ठीक है। तो पित्तरस जो होता है इससे क्या होता है? इससे वसा का इमल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड किससे होता है? ये लीवर से निकलने वाले बाइल जूस होता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। वसा का इमल्सीकरण किससे होता है? लीवर से निकलने वाले पित्तरस जो है, बाइल जूस जो है इससे होता है, ठीक है। बाकी वसा का पाचन पूछूं आपसे, वो लाइपेज से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अच्छा दोस्तों, एमाइलेज की बात करूं आपसे, तो एमाइलेज कहां मिलता है? लार के अंदर मिलता है। कहां मिलता है? लार के अंदर मिलता है, सलाइवा मिलता है। और एमाइलेज का काम क्या होता है? इसका काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का
पाचन जो है यह इसका काम होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होती है इसका पाचन काम किसका, एमाइलेज का, लार के अंदर मिलता है, ठीक है। लाइसोजाइम भी कहां मिलता है, लार में, ठीक है। लार में दोनों एंजाइम मिलते हैं, लार का मतलब सलाइवा, ठीक है। इनमें दोनों ही एंजाइम मिलते हैं ना, कौन कौन से, लाइसोजाइम और आपका कौन सा, एमाइलेज, ठीक है। जो लाइसोजाइम एंजाइम आपके इसका काम होता है जीवाणुओं का भक्षण करना, ठीक है। जो भोजन हमने ग्रहण किया है, जो जीवाणु उसके अंदर होंगे आपके, उनको समाप्त करना काम किसका, आपके ये लाइसोजाइम का, ठीक है। अच्छा पेप्सिन पूछूं आपसे, पेप्सिन का काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन का पाचन, क्या होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है यह पेप्सिन का काम होता है। और आप जानते हो ये कहां पर होता है, स्टमक के अंदर होता है, कहां पर होता है, यह पेट के अंदर स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके पाचन के लिए माहौल तैयार करने वाला कौन आपके होता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जो होता है आपके, जो कि पेट के अंदर मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह इसके पाचन के लिए माहौल तैयार करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों पेट के अंदर आप जानते हो पेट के अंदर जो भोजन है उसका जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, बेसिक आपके एसिडिक होता है, मतलब कि अम्लीय होता है, ठीक है। तो पेट में जो भोजन है उसका माध्यम कैसा होता है आपके, वो उसकी नेचर क्या होती है, वो अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है पेट में, आपको ध्यान रखना। तो पेट की बात जब आई तो पेट में एक एंजाइम और आपके रेनिन एंजाइम, कौन सा है, रेनिन एंजाइम होता है। और काम क्या है इसका, बच्चों में दूध का जो पाचन होता है वो पेट के रेनिन जो एंजाइम है इसी से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हो गया आपके। अच्छा प्रोटीन की बात करें दोस्तों आपके, अब प्रोटीन की बात करूं आपसे तो प्रोटीन, पहली बात तो यह प्रोटीन जो है सो ये किसका बहुलक होता है, एमिनो जो आपके एसिड होते हैं, अमीनो जो अम्ल होते हैं इनका बहुलक होता है, ठीक है। तो अमीनो अम्ल का बहुलक कौन है, आपके प्रोटीन, ठीक है। अमीनो अम्ल जो है इसका पॉलीमर कौन होता है, प्रोटीन होता है। अच्छा प्रोटीन की खोज करने वाला कौन था और प्रोटीन का नामकरण करने वाला कौन था, ठीक है। प्रोटीन की खोज करने वाला कौन था और प्रोटीन का नामकरण करने वाला कौन है। तो प्रोटीन की जो खोज करने वाला वो कौन आपके, मुल्डर, कौन है, मुल्डर, ठीक है। तो प्रोटीन की खोज करने वाला कौन है, मुल्डर। और प्रोटीन का नाम देने वाला कौन था, वर्जिलियस, कौन था, वर्जिलियस, ठीक है। तो प्रोटीन की खोज करने वाला कौन था, मुल्डर। प्रोटीन का नाम देने वाला कौन आपके, वर्जिलियस, आपको ध्यान रखना है। अगर प्रोटीन की कमी हो गई दोस्तों, पहली बात तो प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है। प्रोटीन का काम क्या, प्रोटीन का होता है शरीर निर्माणकारी तत्व होता है ना, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन आपके शरीर निर्माणकारी तत्व होता है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होता है, ध्यान रखना है। और जो प्रोटीन है आपकी, ध्यान रखना, अब प्रोटीन जो है इसका काम क्या, इसका काम है बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस काम होता है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे दो रोग होते हैं, ठीक है। एक होता है क्वासी और कोर होता है और एक होता है मेरास्मस, कौन सा होता है, मेरास्मस होता है, ठीक है। तो क्वासी और कोर और मेरास्मस रोग जो है इसकी कमी से होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, ठीक है। देखिएगा एजी टेंसले, हैकल, लिंडमैन और कॉल लैंडिस ने। देखो अगर बात करूं आपसे इकोसिस्टम की बात करूं आपसे, तो जो इकोसिस्टम वर्ड है आपके, ये इकोसिस्टम जो वर्ड है यह देने वाले कौन थे, तो इकोसिस्टम वर्ड देने वाले कौन थे आपके, वो थे आपके टेंसले भाई साहब, कौन थे, टेंसले भाई साहब, इकोसिस्टम वर्ड, ठीक है। और इकोलॉजी पूछूं आपसे, यह वर्ड देने वाले कौन थे, अर्नेस्ट हैकल, कौन थे, अर्नेस्ट हैकल जो है वो आपके ये वर्ड देने वाले, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछूं आपसे यहां पर कि जो आपके 10% जो रूल होता है आपके, 10% जो रूल होता है ये देने वाले कौन थे, जो आपके प्रवाह का जो नियम होता है ये देने वाले कौन थे, यह देने वाले थे लिंडेमान, कौन थे, लिंडेमान, ठीक है। इन्होंने दोस्तों यह कहा कि जब दोस्तों आपकी कोई चीज आपके कोई फूड चेन में आपके होता है तो फूड चेन के अंदर जो एनर्जी आपकी वो जो आगे वाले आपकी जाती है, चाहे तो कोई उपभोक्ता के अंदर जाती हो या फिर आपके दोस्तों मान लो दोस्तों आपकी ये क्या आपके, मान लो दोस्तों ये पेड़ आपके और इसके दोस्तों ऊपर आपके कोई बकरी जिंदा है दोस्तों आपके, और इस बकरी के ऊपर कोई शेर जिंदा है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि भाई जब यहां से यहां एनर्जी जाएगी तो केवल 10% जाएगी, ठीक है। और यहां से यहां जाएगी तो कितनी जाएगी, 10% जाने वाली है। इसको बोलते हैं कि अपने अगले स्तर में 10% ऊर्जा का प्रभाव होगा और ये हमेशा एक दिशा होता है, ठीक है। यूनि आपकी डायरेक्शन होता है, एक दिशा होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक दिशा ऊर्जा प्रभाव होता है और 10% का रूल फॉलो करता है, यह कहने वाले कौन थे, लिंडेमान कहने वाले, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है कॉल लैंडिस, कौन है, कॉल लैंडिस, ठीक है। इन्होंने किसकी खोज की आपके, इन्होंने डिस्कवर किसको किया आपके, जो ब्लड ग्रुप होते हैं इनको डिस्कवर करने वाले कौन आपके, यह थे कॉल लैंडिस, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप है ना हमारा ABO, ये सिस्टम की खोज करने वाले कौन थे, कॉल लैंडिस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे सर्वग्राही ब्लड कौन सा है, अरे सभी को जो दे सकता है वो कौन सा आपके, सभी से कौन ले सकता है आपके, वो है आपके सभी से लेने वाला AB+, ठीक है। और सर्वदाता पूछूं आपसे कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, वो है आपका O-, ठीक है। सभी से ग्रहण करने वाला कौन है, वो है AB+, सभी को देने वाला कौन आपके, वो O-, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चार क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा वहीं RH फैक्टर पूछूं आपसे, इसकी खोज करने वाला कौन था, यह वीनर, कौन था, वीनर जो है यह RH फैक्टर की खोज करने वाला, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर क्या, हमारा आंसर हो गया इकोसिस्टम आपके एजी टेंसले, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के एनिलिडा संघ फाइलम का दोस्तों उदाहरण, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है और ये चारों के चारों ऑप्शन आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण, ठीक है। ऐसे सवालों को आप लोग छोड़ के आते हो और इसमें 10-12 पॉइंट आप ध्यान रखना जो मैं बताऊं आपको, फाइलम में आपका सवाल यहां पर फंस जाएगा, ठीक है। फाइलम में हमेशा अधिकांश समय उदाहरण ही पूछता है, ठीक है, कि इस फाइलम का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल कौन सा है, या इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल कौन सा है, पोरीफोरा का एग्जांपल कौन सा है ना, ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। एनिलिडा का एग्जांपल कौन सा है, ठीक है। तो देखिए आपके सबसे पहला दोस्तों ऑप्शन आपके स्पॉन्जिला, ठीक है। जब भी पूछे आपसे स्पॉन्जिला तो किसका एग्जांपल आपके, यह पोरीफेरा जो फाइलम है, पोरीफेरा फाइलम का एग्जांपल कौन सा, स्पॉन्जिला, ठीक है। दोस्तों पोरीफेरा जो आपके फाइलम जो आपके इसमें दोस्तों आपके छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। पानी में रहने वाले जीव होते हैं आपके और स्पंज की तरह होते हैं और उनकी बॉडी पर आपके छोटे-छोटे पोर आपके छिद्र होते हैं, ठीक है। तो पहले तो पानी में रहने वाले होते हैं, पानी में रहते हैं और ये छिद्र युक्त होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी पर छोटे-छोटे आपके पोर या फिर छिद्र जो है ये होते हैं, ये स्पंज की तरह होते हैं, कैसे होते हैं, स्पंज की तरह, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पॉन्जिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पंज की तरह होते हैं, स्पॉन्जिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों केंचुआ, अर्थवर्म पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों आपके अर्थवर्म किसमें दोस्तों आपके, यह जो एनिलिडा आपके फाइलम है इसके अंदर आता है अर्थवर्म, ठीक है। तो जो एनिलिडा फाइलम है इसमें आता है आपका अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म की बात करूं आपसे, इसकी जो खेती होती है क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। खेती को बोलते हैं वर्मी कल्चर और इसे किसान का मित्र भी कहते हैं। और इससे कौन सी खाद तैयार होती है, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार होती है, इसे किसान का मित्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, किसान का मित्र कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसान का मित्र, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर, ये आपको केंचुआ के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला आपके मच्छर, मोस्ट क्यूट ना, मच्छर मक्खी लिखना, मच्छर मक्खी केकड़ा, सुना, मच्छर मक्खी केकड़ा, मकड़ी लिखना, मकड़ी लिखिए आपकी, मच्छर मक्खी केकड़ा मकड़ी, चीटी आपके चीटी या फिर कीड़े, ये सारे किस आते हैं, ये सारे के सारे आपके आर्थ्रोपोडा आते हैं, किस आते हैं, आर्थ्रोपोडा जो है इसके अंदर आते हैं। और आपको ध्यान रखना है, कभी सवाल पूछा आपके कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, सबसे बड़ा जो फाइलम है वो कौन सा आपके, वो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। सबसे बड़ा फाइलम पूछूं आपसे, यह कौन सा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो मच्छर मक्खी केकड़ा और आपके चीटी और आपका कीड़ा और कॉकरोच, ये सारी इसी में आते हैं, ठीक है। कॉकरोच भी इसी में आता है, ठीक है। जो कॉकरोच आपके तिलचट्टा बोलते हो आप, कॉकरोच जो है यह भी आपकी इसी में आता है ना। तो ध्यान रखिए आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है दोस्तों ना। अच्छा स्टारफिश पूछूं आपसे, पहली बात तो ध्यान रखना स्टारफिश दोस्तों कोई मछली नहीं है, ठीक है। स्टारफिश का नाम दोस्तों स्टारफिश है पर ये आपकी वास्तविक मछली नहीं है, ठीक है। तो स्टारफिश जो आपके यह इकाइनोडर्मेटा जो आपके फाइलम है इसके अंदर आता है, आपको ध्यान रखना। ये किस फाइलम में आता है, इनके आपके शरीर के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर जो आपके कांटे होते हैं और इकाइनोडर्मेटा उसके अंदर आता है स्टारफिश दोस्तों। इसकी दोस्तों आकृति आपके वो स्टार की तरह होती है, ठीक है। स्टार आकृति होती है इसलिए इसको स्टारफिश कहते हैं,
ठीक है, लेकिन कौन से ग्रुप में आता है, इकोनोडर्मेटा आपके ग्रुप में दोस्तों आता है, ठीक है। ऐसे साथ डेविल फिश दोस्तों ना, डेविल फिश होता है आपके जिसको आप लोग दोस्तों आपके ऑक्टोपस भी कहते हो, क्या बोलते हो, ऑक्टोपस भी कहते हो। अगर डेविल फिश की बात करूं आपसे, यह किस ग्रुप में आता है, आपके मोलस्क में आता है, कौन सा, मोलस्क में आता है, ठीक है। तो डेविल फिश भी कहां दोस्तों, मोलस्क में आता है, ठीक है। स्टार फिश, डेविल फिश मछली नहीं दोस्तों ना। अगर पूछूं आपसे तो व्हेल पूछूं आपसे तो व्हेल किसमें आता है, व्हेल साथ व्हेल पूछूं आपसे, यह भी आपकी स्तनधारी है, ठीक है। व्हेल के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा स्तनधारी पूछा आपसे, सबसे बड़ा स्तनधारी जो मैमल्स है वह कौन सा है, वह दोस्तों व्हेल हो गया ना। सबसे बड़ा मैमल्स कौन सा होता है, सबसे बड़ा जो मैमल्स आपके कौन सा है, वो व्हेल होता है, ठीक है। व्हेल कोई मछली नहीं है दोस्तों ना। सबसे बड़ी मछली पूछो कौन सी, आपके शार्क, ठीक है। कभी सवाल पूछे कि भाई सबसे बड़ी मछली कौन सी लिखना, सबसे बड़ी मछली कौन सी है, वो कौन सी, शार्क, ठीक है। सबसे बड़ी मछली कौन सी है, शार्क है ना। और शार्क को क्या बोलते हो आप, डॉग फिश कहते हो, इसके सूंघने की पावर जबरदस्त होती है, इसलिए इसको डॉग फिश कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मछली शार्क है ना, व्हेल आपकी मछली नहीं है, व्हेल क्या स्तनधारी मैमल्स है, और सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा, आपके व्हेल, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है ना। बाकी ये सारे पॉइंट ओरिफेरा में स्पोंजिला आता है, और एनिलिडा के अंदर केंचुआ आता है, अर्थवोम आता है, मक्खी, केकड़ा, मच्छर, मकड़ी, चींटे, कीड़े, कॉकरोच किसमें, ऑर्थोपोडा में आते हैं, और स्टार फिश किसमें आता है, इकोनोडर्मेटा के अंदर आता है, और आपके डेविल फिश किसमें आता है, मोलस्क में आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में सवाल बन जाता है, अधिकांश बच्चे सवाल को छोड़ कर आते हैं, आपको इतना भी याद है ना, पेपर इसी में फंस जाता है, ठीक, कहीं ना कहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी दोस्तों ग्रंथि है, ठीक है। अरे मानव शरीर पूछूं आपसे, क्या ही करोगे, रसगुल्ला मैच वैसे तो जिंदगी भर मैच चलते रहेंगे, ठीक है। उनका मैच खेलकर तो जिंदगी चल रही है, आप अपनी जिंदगी चलाने के लिए पढ़ाई कर लो, ठीक है। वो तो मैच खेलकर जिंदगी चला रहे हैं, ठीक है। उनके लिए वो मनोरंजन हो गया ना, हमारे लिए भाई साहब, हमारे लिए यही तो सब कुछ है। हमारे पिता की फिक्र को फक्र में बदलने वाला भी यही है, इसलिए पूरा ध्यान यहां पर लगाओ, बाद में स्कोर देखना कितना स्कोर है, काम चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको मैच देखना वो चुपचाप जाके देखेगा ना, यहाँ कमेंट नहीं करेगा, चुपचाप देखेगा, ठीक है। मेरे को यहाँ पर सारा के सारा पढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए ना भाई, मैं कम से कम टाइम आपको अधिक से अधिक सवाल करा सकूं, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। ये एक सवाल में इतना कंटेंट बता रहा हूं आपको, देखो क्वेश्चन कितने हुए ना, 1 2 3 और आपके 4 5 6 7 दोस्तों ना, एक आपके 8 इधर और एक 9, तो 9 10 सवाल एक क्वेश्चन के अंदर आपके सामने ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी, देखो अगर सवाल ये पूछे कि आपसे कि जो मानव शरीर है इसकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वह कौन सी आपके, वह आपके थायराइड ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वह तो हो गई कौन सी, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अच्छा अगर पूछूं आपसे कि जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड सिस्टम है इसके जनक कौन है, थॉमस एडिसन कौन है, ये नाम भी ध्यान रखना, थॉमस एडिसन जो है वो एंडोक्राइन जो ग्लैंड आपके इसके जनक है, आपको ध्यान रखना है। कभी सवाल पूछे कि एंडोक्राइन ग्लैंड के जनक कौन है, तो थॉमस एडिसन, तो आपको छापना है। जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन निकालती है, उसका वो हार्मोन निकालती है, ठीक है। कभी सवाल पूछा आपसे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या निकालती है, हार्मोन निकालती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, वो है आपकी थायराइड ग्लैंड दोस्तों ना। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर इसमें दोस्तों आयोडीन कमी अगर हो जाती है, आयोडीन बहुत जरूरी है इस ग्लैंड के लिए, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपकी गलगंड रोग होगा, गला सूज कर लटक जाएगा दोस्तों ना। तो लिखना आपकी यहाँ पर, ये तो आप जानते होंगे कि आयोडीन की जो कमी है तो इसकी कमी होने से क्या होगा, गलगंड रोग होगा, और इसलिए हम क्या खाते हैं, इसलिए हम लोग जो है वो आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों ना। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम इस ग्रंथि को ठीक करने के लिए दवाई लेते हैं, ठीक है, पर वह दवाई जो है वो इस ग्रंथि को मार देती है, ठीक है। और वो आपकी जो रोग है वो आपके वो जो रोग होता है आपके, वो कहता है हासी मातो रोग, ठीक है। तो कभी सवाल पूछा आपसे हासी मातो रोग का संबंध किससे है, तो हासी मातो जो रोग आपकी इसका संबंध किससे है, थायराइड ग्लैंड से, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो गले में होती है आपके एच आकार की होती है ना, गले में एच आकार की होती है, और कभी कभी इसको सही करने के लिए हम दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं आपके, उस दौरान ग्रंथि आपके और ज्यादा खराब हो जाती है, इसे हम लोग हासी माता रोग कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर अग्नाशय पूछूं आपसे, तो अग्नाशय जो है वो हमारे मानव के अंदर मिलने वाली एकमात्र क्या है, मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि, आपको ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इससे एंजाइम भी निकलते हैं, और दोस्तों इससे आपके क्या निकलता है, इससे आपके जो है उससे हार्मोन भी निकलता है, ठीक है। इससे दोस्तों जो एंजाइम निकलते हैं आपके, इस एंजाइम को क्या बोलते हैं आपके, इससे एंजाइम भी निकलता है और साथ में हार्मोन भी निकलता है ना। इससे हार्मोन की बात करूं मैं आपसे, हार्मोन की बात करें आपसे, तो इसमें एक तो अल्फा कोशिका होती है और एक कौन सी होती है, एक बीटा कोशिका दोस्तों होती है ना। अल्फा कोशिका पूछूं आपसे, यहां से ग्लूकागोन हार्मोन कौन सा है, यहां से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, और जो बीटा कोशिका होती है यहां से आपके इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। जब दोस्तों ग्लूकागोन हार्मोन की बात करता हूं आपकी, तो लिखना ब्लड शुगर, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज जो है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा, ग्लूकागोन है, और ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा आपके, वो आपका इंसुलिन हो गया, ठीक है। तो जो अग्नाशय ग्रंथि है एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, इससे अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, और जो बीटा कोशिका वहां से आपके इंसुलिन निकलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर तो पीनियल पूछूं आपसे, तो पीनियल जो आपके इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ना, ये माथे माइंड में होती है, आपके सिर में होती है, और इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, ठीक है। आप कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो, कब दोस्तों आप हगने जाते हो, आपके सब कुछ तय कौन करता है, आपके यही करता है आपकी पीनियल ग्रंथि, ठीक है। आप दोस्तों 1 महीने आप हगने का टाइम फिक्स कर लो अपना, तो 1 महीने के बाद देखना आपको उसी टाइम रसगुल्ला अपने आप आ जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं पीनियल ग्रंथि है ना। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो अलार्म सिस्टम है, अपनी बॉडी में जो क्लॉक है आपके, मैं कब सोऊंगा, मैं कब जगूंगा, मुझे कब रात को नींद आएगी, कभी दोस्तों ऐसा करके ना, मान लो आप रात को 12 बजे सोते हो, ठीक है। किसी एक दिन आप जो है 10 बजे सोने का प्रयास करना, ठीक है, आपको नींद आएगी नहीं दोस्तों ना, 12 बजे तक आप करवट बदलते रहोगे आपके, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक को टाइम 12 बजे सेट कर रखा है आपने, ठीक है। तो एक 2 4 दिन आपको दिक्कत वापस आने वाली है, जब तक वो सब वापस से आपकी सेट ना होगी ना। तो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। इसे मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को एक वर्ड आपके लिए कि इसको मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं, सैंड ऑफ ब्रेन कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक होता है यकृत, लीवर, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, वो लीवर होती है ना, पर लीवर जो है आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है आपके, लीवर का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है आपके, ये आपके हिपेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हिपेटोलॉजी जो है इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ लीवर, क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ लीवर जो है वो आपकी हिपेटोलॉजी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों पूछूं आपसे यहाँ पर, स्टडी ऑफ आपकी लीवर जो है वो क्या होता है, हिपेटोलॉजी होता है, ठीक है। कभी सवाल पूछे कि बॉडी की केमिकल लैब कौन सी है, तो बॉडी की केमिकल जो लैब आपके रासायनिक जो प्रयोगशाला है वो कौन सी है, वो भी आपका लीवर हो गया, ठीक है। एक सवाल पूछूं आपसे, डिटॉक्सिफिकेशन जो आपके तो हमारी बॉडी में आपके हमारी बॉडी में आपके डिटॉक्सिफिकेशन जो आपके वो कहां होता है आपके, मतलब कोई अगर जहर चला गया तो वो जहर कहां समाप्त होता है, वो यहीं पर होता है, ठीक है। अगर तो किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हुई है तो आप चेक करना उसके लीवर में चेक करते हैं कि उसके लीवर में जहर है या नहीं, ठीक है। अगर उसके लीवर में जहर है तो मतलब इस इंसान की मृत्यु जहर खाने से हुई, जहर देने से हुई है, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो भी कहां पर होता है, लीवर के अंदर होता है। केमिकल लैब भी आपकी लीवर होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी हमारी लीवर ही आपके हिपेटोलॉजी लीवर के अंदर को बोलते हैं। और मनुष्य का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा, लीवर दोस्तों ना। मनुष्य का सबसे बड़ा सवाल पूछे कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो अंग है वो आपका स्किन हो गया, कौन सा, स्किन हो गया, ठीक है। लेकिन पूछे सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन पूछूं आपसे, यह है कौन सा लिखना आपके, तो ये आपका लीवर हो गया, कौन सा लीवर हो गया, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लीवर में बनता है बाइल जूस, क्या बनता है, पित्तरस जो है वो लीवर में बनता है, और पित्तरस जो आप जानते हो क्या काम आता है, वो आपके वसा के इमल्सिफिकेशन काम आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी लीवर हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलिए, मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है। द हार्ट ऑफ फिश है आपके, हाँ इसमें आपके मतलब फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, एक और आपकी बायोलॉजी भी है, बॉटनी भी है,
और जूलॉजी भी हो, साथ में एनवायरमेंट भी, साथ में पीछे आपके इकोनॉमिक्स भी है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। मछलियों के दोस्तों हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है। देखो एक दोस्तों लिस्ट बना लो आप, किसके हार्ट में कितने चैम्बर दोस्तों होते हैं, ठीक है। देखो मछली पूछूं आपसे, फिश पूछे आपसे, इसमें दोस्तों कितने होते हैं, ठीक है। सरीसृप पूछूं, रेप्टाइल्स पूछूं आपसे, तो रेप्टाइल्स पूछे इसमें कितने दोस्तों ना। उभयचरी पूछूं आपसे, उभयचरी जो होते हैं आपके, एम्फीबियन जो होते हैं आपके, इसमें कितने दोस्तों ना। मगरमच्छ का पूछता है अलग से, मगरमच्छ जो है इसमें क्रोकोडाइल में कितने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो भी आपके पक्षी जो होते हैं आपके, इसमें कितने होते हैं, और इसके अलावा आपके जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स जो होते हैं आपके, इसमें कितने होते हैं, ठीक है। देखिए मछली में कितने होते हैं, मछली में आपके 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। सरीसृप में आपके 3 चैम्बर होते हैं ना, उभयचरी एम्फीबियन में आपके 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। लेकिन मगरमच्छ जो बड़ा आपके सरीसृप है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, कितने 4 चैम्बर, ठीक है। पक्षी में भी कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं ना। और जो मैमल्स या मनुष्य में पूछूं आपसे, इसमें भी 4 चैम्बर, ठीक है। तो मछली में 2 चैम्बर है, रेप्टाइल्स में आपके रैंक चलने वालों में 3 चैम्बर है, उभयचरी में भी 3 चैम्बर है, और मगरमच्छ आपके बड़ा वाला होता है इसलिए उसमें 4 चैम्बर है। पक्षी में 4 होते हैं, स्तनधारी में कितने होते हैं आपके, ये भी 4 होते हैं, ठीक है। मैमल्स पक्षी मगरमच्छ में 4 स्तन सरीसृप और उभयचरी में 3 होते हैं, और मछली में आपका 2 होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, हमारे दोस्तों मनुष्य की बात करूं आपसे, हमारे यहाँ पर दोस्तों जो ब्लड है आपके, उसमें सर्कुलेशन जो होता है आपको बंद होता है दोस्तों ना, बंद होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो नसें आपके, उनके अंदर आपके सर्कुलेशन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों हमारे अंदर आपके बंद जो आपके बंद और दोहरा परिसंचन तंत्र जो है वो हमारे अंदर काम करता है दोस्तों ना। बंद और दोहरा दोस्तों आपके, हमारे यहाँ पर बंद और दोहरा रक्त परिसंचन तंत्र जो है वो काम करता है दोस्तों, क्लोज काम करता है दोस्तों आपके, पहली बात आपके। और हमारे दोस्तों हार्ट में एक बार में ब्लड आपके 2 बार प्रवेश करता है, 2 बार बाहर निकलता है, इसलिए हम बोलते हैं दोहरा दोस्तों ना। तो बंद और दोहरा रक्त परिसंचन तंत्र जो आपके वो हमारे यहाँ काम करता है, और इसे देने वाले कौन थे आपके, विलियम हार्वे जो है ये इसके जनक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विलियम हार्वे ये इसके जनक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर यह पूछ ले दोस्तों आपसे कि दोस्तों हमारे दोस्तों हार्ट के अंदर आपके कहां से दोस्तों आपकी हार्ट बीट जो है वो उत्पन्न दोस्तों होती है आपके। कभी सवाल पूछे कि हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो कहां से आपके उसमें हार्ट बीट उत्पन्न होती है। दोस्तों हार्ट ऐसा होता नहीं, मैंने केवल समझाने के लिए आपको बना दिया, ठीक है। यहाँ पर साथ ही दोस्तों आपके यहाँ पर होता है एसए नोड, ठीक है। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं आपसे, ठीक है। एसए नोड की फुल फॉर्म क्या है, सिनो आर्टिकुलर नोड, क्या है आपकी इसकी फुल फॉर्म है सिनो आर्टिकुलर नोड, क्या है सिनो आर्टिकुलर जो नोड है आपके, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग मानव शरीर का पेसमेकर कहते हैं, ठीक है। हार्ट बीट उत्पन्न करने वाला स्थान कौन सा है, हार्ट बीट उत्पन्न करने वाला जो स्थान आपके वह भी यही होता है, आपको ध्यान रखना है। हार्ट बीट उत्पन्न करने वाला स्थान कौन सा है, वह भी आपके एसए नोड होता है, सिनो आर्टिकुलर नोड होता है, इसको बॉडी का पेसमेकर कहते हैं, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हार्ट की जांच करने के लिए जांच कौन सी होती है आपकी, हार्ट की जांच करने के लिए जांच जो होती है वो होती है ईसीजी, कौन सी होती है, ईसीजी होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। ये दोस्तों ऐसे बनता है दोस्तों ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पूछूं आपसे वो कुछ दोस्तों ऐसे आपके बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मतलब PQRST दोस्तों ना, जो तरंगे जो होती है इसमें, इसका बड़ा कॉमन नेम है, आपके पूछ सकता है कि PQRST तरंग आपके किस जांच के अंदर आती है ना, तो ईसीजी जांच के अंदर कौन सी तरंग आती है, इसी जांच के अंदर आपकी PQRST वेव्स जो है ये आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो PQRST तरंग का संबंध किससे, ईसीजी से, और ईसीजी का पूछूं आपसे हार्ट से आपके, लेकिन ईईजी पूछा आपसे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम पूछूं आपसे, ये आपके ये ब्रेन की, ठीक है। तो ईईजी ब्रेन की होती है और ईसीजी कहां की होती है, आपके हार्ट की, ध्यान रखना, ठीक है। सी फॉर कार्डियो और ई फॉर एन्सेफेलो, आपको ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों हार्ट में पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके धमनियां भी होती हैं आपके और सिरा भी होती है। कभी-कभी सवाल ऐसे पूछता है कि भाई शुद्ध रक्त जो होता है आपके, प्योर जो ब्लड होता है उसका संवहन कौन करता है, ठीक है। धमनी या दोस्तों सिरा, ठीक है। तो धमनी जो होती है आपके वो शुद्ध जो रक्त होता है इसका संवहन करती है, ठीक है। और जो आपके सिरा जो वेंस जो नसें आपके वेंस है आपकी जो आपको दिखाई दे रही है अपने हाथ के ऊपर जो वेंस है, इनमें जो अशुद्ध रक्त है आपके उसका आपके संचरण होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ये लिख लो आपके। अगर सवाल पूछा आपसे सिरा पूछूं आपसे, ठीक है, सिरा दोस्तों वेंस पूछा आपसे, लेकिन आपके इसमें जो अशुद्ध रक्त है आपके, जो इम्प्योर ब्लड है आपके, सो ऑक्सीजन रहित जो रक्त है आपके उसका आपके क्या होता है, उसका संचरण होता है, ठीक है। वहीं धमनी की दोस्तों बात करूं आपसे, आर्टरी की बात करूं आपसे, लिखना इसके अंदर जो आपके शुद्ध रक्त जो होता है इसका संवहन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी-कभी सवाल आपसे पूछ लेता है कि शुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है दोस्तों, और जो अशुद्ध है आपके उसका संवहन कौन करता है, ठीक है। कभी-कभी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछता है दोस्तों आपके कि हृदय की ओर रक्त ले जाने वाला कौन है ना, सिरा है या धमनी या दोनों है, दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। कभी-कभी सवाल से पूछता है आपसे दोस्तों हृदय की ओर आपके, हृदय के अंदर आपके, हृदय के अंदर दोस्तों ब्लड ले जाने वाला कौन, ठीक है। अगर सवाल पूछे तो हृदय के अंदर ले जाने वाला कौन आपके, तो वो हो गया सिरा, कौन हो गया, सिरा हो गया, ठीक है। और सवाल पूछा आपसे हृदय से बाहर निकालने वाला कौन है, वो हो गया धमनी, ठीक है। सवाल पूछा आपसे हृदय के अंदर ले जाने वाला कौन है, हृदय की ओर ले जाने वाला कौन आपके, वो हो गया आपके सिरा, ठीक है। हृदय से दूर ले जाने वाला कौन है, हृदय से बाहर ले जाने वाला कौन आपकी धमनी हो गया। तो सिरा और धमनी में अंतर क्या, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने कोशिश की आपको जो भी सवाल बन सकता है वो सारे मैंने आपको करा दिए। चैम्बर कितने दोस्तों होते हैं आपकी, जांच कैसे उसकी होती है, क्या तरंग है, और ईईजी और ईसीजी में क्या अंतर है, और जो हमारा हार्ट है उसमें एसए नोड कहां पर है, कैसा होता है हमारे यहाँ पर, कौन उसके जनक है, और सिरा धमनी का क्या रोल है, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने। तो लिखिए मछली का आपके 2 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपके करेक्ट आंसर है। ये चैप्टर कहलाता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है, इस चैप्टर का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके सामने आते हैं। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसाकर दोस्तों रखता है, ठीक है। सवाल देखो पुष्प का कौन सा भाग दोस्तों आपके स्त्री केसर जो होता है आपके इसके शीर्ष पर उपस्थित होता है, और ये जो परागकण जो होते हैं आपके इनको फंसाकर रखता है। सवाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द स्टिकी सरफेस एट द टॉप ऑफ द पिस्टिल, दोस्तों ना पिस्टिल जो है इसके टॉप पर होता है, ठीक है। और स्ट्रैप्स द पोलेंस जो आपके परागकण जो होते हैं उनको अपने पास रखता है, आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों जो फूल है तो फूल में आपके मेल और फीमेल 2 वाले पार्ट होते हैं, ठीक है। फूल में एक तो मेल होता है और एक फीमेल होता है, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों फूल की बात दोस्तों करूं आपके, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे जो होता है दोस्तों आपके, तो ऐसे जो होता है आपके यह साथी दोस्तों कौन सा आपके, यह वाला दोस्तों फीमेल होता है, कौन सा, ये वाला मेल, ठीक है। जो आपके ऐसे जो होता है ये मेल होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों बीच में दोस्तों जो होता है तो बीच में जो होता है इसको मैं अलग बना रहा हूं, ठीक है। ऐसा कर रहा हूं दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं यहाँ पर, मैं दोस्तों एक ही बना रहा हूं, ठीक है। दोस्तों मेल वाला पार्ट दोस्तों आपके, और यहाँ पर दोस्तों ऐसे दोस्तों मान लो आपके, तो ऐसे मान लो आप ये फीमेल वाला पार्ट हो गया, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ देखिए, और ये दोस्तों यहाँ पर तो फीमेल वाला पार्ट हो गया, ये हमारा ये यहाँ पर फीमेल वाला पार्ट जो है ये आपका फीमेल वाला पार्ट यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फीमेल वाला पार्ट हो गया ना। तो ये दोस्तों मेल वाला, यह पुष्प का मेल वाला पार्ट है और ये पुष्प का फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। यह एक ही फ्लावर के ऊपर भी हो सकते हैं, एक ही फूल के ऊपर हो सकते हैं, या फिर अलग अलग फूल के ऊपर भी हो सकते हैं, दोनों संभावना होती है, ठीक है। तो जो मेल वाला पार्ट जो होता है आपके, तो इसमें सबसे ऊपर होता है आपके कोश होता है, ठीक है, जहाँ पर परागकण होते हैं, ठीक है। इस कोश को बोलते हैं, इसको कोश को बोलते हैं एंथर, क्या बोलते हैं, इस कोश को आपके इस जो ये जो कोश है इसको बोलते हैं एंथर, या फिर इसे बोलते हैं परागकोश, क्या बोलते हैं, परागकोश कहते हैं दोस्तों आपके। और इसके अंदर पूछूं आपसे, इसके दोस्तों अंदर दोस्तों होता है आपके कौन परागकण, क्या होता है, इसके अंदर परागकण होते हैं, आपको पोलन होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
वही दोस्तों ये जो आपके हिस्सा होता है इसको बोलते हैं तो फिलामेंट, क्या बोलते हैं, इसे फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। तो एंथर और साथ में तो फिलामेंट आपके इन दोनों के दोस्तों मिलने से क्या बनता है दोस्तों, इन दोनों के मिलने से बनता है क्या आपके, इन दोनों के मिलने से बनता है पुंकेसर, क्या बनता है दोस्तों, पुंकेसर इन दोनों के मिलने से बनता है, ठीक है। तो फिलामेंट प्लस दोस्तों एंथर जो होता है आपके इससे बनता है पुंकेसर, पुंकेसर को बोलते हैं इंग्लिश में आपके स्टेमेन कहते हैं, क्या बोलते हैं स्टेमेन। और जो बहुत सारे आपके समूह जब हो जाएगा दोस्तों, आपके बहुत सारे समूह हो जाएगा इसका, आपके पुंकेसर का बहुत सारा समूह हो जाएगा तो उसको बोलते हैं पुमंग या फिर उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, क्या बोलते हैं एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है। सवाल कुछ भी पूछ सकता है भाई आपसे ना, पुमंग या फिर एंड्रोशियम याद करने से काम नहीं चलेगा बेटा ना, तो एंड्रोशियम याद करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ देखो, सवाल एंड्रोशियम थोड़ी पूछा है, यहाँ पर इसके अंदर वाला पार्ट इसका एक भाग पूछा है, ऐसे दोस्तों आपसे इसका भाग भी पूछ सकता है कि भाई एंथर किसका भाग है। सवाल पूछता है जहां पर पराग कण होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे एंथर कहते हैं आपके। और पराग कोश किससे जुड़ा होता है, फिलामेंट से जुड़ा होता है। और एंथर और फिलामेंट को मिलाने के बाद क्या बोलते हैं, इसे स्टेमिन कहते हैं या फिर इसको पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के समूह को क्या बोलते हैं आपके, एंड्रोशियम कहते हैं या फिर पुमंग कहते हैं। आपको पूरी लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फूल में आपको कुछ पढ़ना हो बॉटनी में तो ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है बॉटनी के अंदर, उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम दोस्तों ना। यहाँ पर दोस्तों आपके मादा वाला हो गया, फीमेल वाला, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर दोस्तों यहाँ पर जो होता है आपके इसको बोलते हैं दोस्तों स्टिग्मा, क्या बोलते हैं स्टिग्मा कहते हैं, इसे बोलते हैं स्टिग्मा कहते हैं इसको ना। तो इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, क्या बोलते हैं वर्तिकाग्र इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। वही दोस्तों ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं स्टाइल, क्या बोलते हैं इसको स्टाइल बोलते हैं या फिर इसी को आपके वर्तिका कहते हैं, क्या बोलते हैं वर्तिका दोस्तों बोलते हैं ना। और यह जो हिस्सा इसको बोलते हैं ओवेरी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम दोस्तों अंडाशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंडाशय कहते हैं, ओवेरी कहते हैं, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी ये तीन पार्ट होते हैं ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, अगर इन तीनों को मैं मिला दूं आपस में, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस दोस्तों ओवेरी, तो ये दोस्तों क्या बनता है, ये बनता है आपका पिस्टल, क्या बनता है पिस्टल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पिस्टल, ठीक है। जो कि यहाँ पर स्त्री केसर दोस्तों ना। अगर इन तीनों को मिला दो तो क्या बनेगा आपके, तो बनेगा दोस्तों स्त्री केसर या फिर तो बनेगा आपके पिस्टल बनेगा, ठीक है। और दोस्तों पिस्टल का जो समूह होता है आपके, इसका समूह जो होगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गाइनोसियम, क्या बोलते हैं गाइनोसियम कहते हैं या फिर दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं आपके जायांग, क्या बोलते हैं जायांग, ठीक है। तो पुमंग और जायांग क्या है आपके, तो पुमंग फूल का मेल वाला पार्ट है, जायांग फूल का फीमेल वाला पार्ट है। पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोशियम, सीधा एंड्रोशियम में लिख सकता है वो ना, और उसको बोलते हैं गाइनोसियम आपके जायांग, ठीक है। तो एंड्रोशियम में कौन आपके स्टेमन का आपके ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं समूह को, ठीक है। और स्टेमन में फिलामेंट और आपके एंथर आता है, ठीक है। एंथर के अंदर आपके पोलन होते हैं, ठीक है। वही जो आपका फीमेल वाला पार्ट है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी तीनों को मिलाने के बाद क्या बोलते हैं आपके स्त्री केसर पिस्टल कहते हैं, और पिस्टल के ग्रुप को गाइनोसियम कहते हैं दोस्तों ना। सवाल दोस्तों पूछा है स्त्री केसर का सबसे ऊपर कौन सा भाग है आपके, वो स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या आपके यहाँ पर साथियों तो परागकण जो आपके वो यहाँ आकर के चिपक जाएंगे, ठीक है। परागकण जो यहाँ तो आते हैं आपके हवा से तो आते हैं, या फिर कोई मधुमक्खी लेकर इनको आगे हवा मधुमक्खी पानी कोई भी तरीके से यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टिग्मा, क्या बोलते हैं स्टिग्मा कहते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर भी आ गया, स्टिग्मा हमारा ठीक आंसर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपको फूल का जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है उसके बारे में पर्याप्त जानकारी देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। कि स्टेमेन क्या होता है, पुंकेसर क्या है, पुमंग क्या है, फिलामेंट क्या है, एंथर परागकोश क्या है, स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, ओवेरी क्या है, और आपके पिस्टल क्या है, गाइनोसियम क्या है, एंड्रोशियम क्या है। तो ये सारे इनसे डरना नहीं है भाई साहब, पेपर में आएगा डरोगे सवाल गलत होगा छूट जाएगा, और करके आओगे तो औरों की तुलना में अच्छा नंबर आपके आएंगे दोस्तों ना। कोशिका की खोज किसने की हर कोई जानता है, ठीक है। लेकिन पिस्टल का सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा था ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो आपको उन पे पकड़ बनानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टिग्मा करेक्ट आंसर हो गया ना। एथलीट फुट खालिस्तान के कारण होने वाली जो बीमारी है, ठीक है। जीवाणु, बैक्टीरिया, ओ भाई साहब दोनों ऑप्शन ये किया ना, जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो तीन आपके लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है जीवाणु, ठीक है, एक लिखा हुआ है जीवाणु ना, तो एक लिखा हुआ है कौन सा आपके एक लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोटोजोआ, ठीक है, और एक लिखा हुआ है कौन सा, एक लिखा हुआ है कवक। तीनों के बारे में आप लिखिए दोस्तों ना। देखो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया दोस्तों ना, जीवाणु मतलब आपके बैक्टीरिया हो गया आपके। इससे होने वाले रोग कौन से हैं, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है सगी बैक्टीरिया, कौन सा है सगी बैक्टीरिया, ठीक है। तो पंडित का टिक न्यू है सगी बैक्टीरिया ना। कई लोग पंडित का टिक न्यू है इतना याद करते हैं दोस्तों ना, ये गलत ट्रिक है ना, क्योंकि आपको ये कैसे याद रहेगा कि भाई ये ट्रिक जो है जीवाणु की थी, ये ट्रिक विषाणु की नहीं है, प्रोटोजोआ की नहीं है, आपको ये भी याद करना पड़ेगा भाई। तो बैक्टीरिया से आपको बैक्टीरिया ध्यान देगा, ठीक है। बैक्टीरिया 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 मतलब जीवाणु होता है, ठीक है। और सगी वर्ड भी आपको इसमें लिखना है दोस्तों ना। तो पै फॉर आपके प्लेग हो गया, पै फॉर प्लेग हो गया, डी फॉर आपके डिप्थीरिया हो गया, कौन सा हो गया डिप्थीरिया हो गया आपके, टे फॉर आपके तपेदिक टीबी दोस्तों ना, का फॉर आपके काली खांसी पर्टुसिस हो गया, ठीक है। टी फॉर टिटेनस हो गया और टाइफाइड हो गया, ठीक है। कै फॉर आपके कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया ना, लेप्रोसी हो गया, ठीक है। न्यू फॉर निमोनिया हो गया, ठीक है। है फॉर आपके हैजा हो गया ना, सै फॉर आपके सिफिलिस हो गया, कौन सा सिफिलिस हो गया। और गै फॉर आपके गोनेरिया हो गया, ठीक है, कौन सा गोनेरिया ना। तो सिफिलिस और गोनेरिया जो आपके ये जो हमारे जो प्रजनन जो अंग है आपके इनसे संबंधित आपके रोग हो गए, ठीक है। तो प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस, गोनेरिया। आने दो सवाल, क्या ही पूछेगा, सिफिलिस किससे होता है ये पूछ लेगा, गोनेरिया किससे होता है ये पूछेगा, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, चार ऑप्शन होते हैं उसके पास में। तो प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस और गोनेरिया, ठीक है। ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया दोस्तों उससे होने वाले रोग हैं। कुछ रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं, आपको छापना है दोस्तों ना। और टिटेनस जो रोग आपकी इसे धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धनुष टंकार रोग कहते हैं इसको ना। तो रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा अगला दोस्तों हमारा क्या, अगला हमारा परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो पापा काम पे सोते हैं, क्या करोगे, पापा काम पे सोते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं दोस्तों ना। पा फॉर पायरिया, कौन सा हो गया, पा फॉर पायरिया, का फॉर आपके कालाजार, कौन सा हो गया, का फॉर कालाजार। मैं फॉर आपको मलेरिया हो गया, ठीक है, मलेरिया, ठीक है। और पै फॉर आपके पैचिस हो गया ना, पैचिस, ठीक है, 10 लगाना दोस्तों ना। और सोते का मतलब आपके निद्रा रोग हो गया, ठीक है। तो ये सारे होते हैं ना। तो पायरिया दांतों में होता है, कालाजार दोस्तों आपके इसको हम क्या बोलते हैं, लिश्मानिया कहते हैं आपके। मलेरिया आप सभी जानते हो मलेरिया जो है, और पेचिस आपके दस्त लगना होता है आपके, मतलब खून दस्त के साथ खून आना पेचिस होता है। और निद्रा रोग पूछूं आपसे कौन सा होता है, मतलब सोने वाली जो आपकी निद्रा रोग, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछता है कालाजार जो इसका रोग भाग कौन, सवाल आता है, ठीक है। तो कालाजार का रोग भाग कौन आपके, वो है सैंड फ्लाई, ये सवाल खूब पूछता है, ठीक है। कालाजार का रोग भाग कौन, सैंड फ्लाई दोस्तों ना। और जो निद्रा रोग है इसका रोग भाग कौन आपके, सीसी फ्लाई, ठीक है। सीसी फ्लाई जो आपकी मक्खी जो है सीसी, ये इसका आपके कौन सा भाग, ठीक है। और मलेरिया पूछो तो आपसे कौन सा इसका लिखना मादा एनाफिलिस, कौन सा है मादा एनाफिलिस आपके मलेरिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मलेरिया में किस मलेरिया में क्या प्रभावित होता है आपके, आरबीसी प्रभावित होता है मलेरिया में, ठीक है। आरबीसी जो है यह मलेरिया में प्रभावित होती है, आपको छापना है, ठीक है। तो कालाजार का रोग भाग सैंड फ्लाई है, और जो निद्रा रोग इसका रोग भाग सीसी फ्लाई है। मलेरिया का मादा एनाफिलिस आपके हाँ तो होता किससे, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसका रोग कारक कौन सा है, वह है प्लाज्मोडियम, ठीक है। रोग भाग मादा एनाफिलिस, आरबीसी प्रभावित होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट कवक दोस्तों, फंगस जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। कवक का मतलब गंजा दामाद खाए फ्रूट, कौन सा है, गंजा दामाद खाए फ्रूट है ना, गंजा दामाद खाए फ्रूट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। गंजा दामाद खाए फ्रूट है ना। तो गंजापन पूछूं आपसे, बेडनेस पूछे आपसे, कवक दोस्तों फंगस, ठीक है दोस्तों। दाद खाज खुजली दमा पूछूं आपसे, अस्थमा पूछे आपसे, अस्थमा दाद खाज खुजली, गंजापन दोस्तों आपके दाद खाज खुजली। और एथलीट फुट है ना, कौन सा हो गया, एथलीट फुट जो है यह भी इससे होता है, ठीक है। तो गंजापन दाद खाज खुजली दमा एथलीट फुट आपके कवक से होता है। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है आपसे एथलीट फुट रोग किससे होता है, कवक से होता है। फंजाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपको छापना है, ठीक है। कवक की जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है, ये काइटिन से बनी होती है, किससे आपके काइटिन जो है इससे बनी होती है, इसकी सेल वॉल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताओ
एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आया तो मैंने दोस्तों आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एक क्वेश्चन में 27 सवाल मैंने आपको करा दिए यहाँ पर जो है, और एक 28 सवाल जो है एक क्वेश्चन में आपके सामने। ठीक है, आने तो सवाल क्या ही पूछेगा। देखो मेरा दोस्तों उद्देश्य ये होता है कि मैं आपको एक क्वेश्चन उठाऊं और उसमें जितने टॉपिक कवर हो सकते हैं मैं कर दूं उसके अंदर कवर, जो उसके आसपास के, इसलिए जो ऑप्शंस होते हैं वो मैं बनाता हूं। ठीक है, ऑप्शंस मैं डिसाइड करता हूं क्या ऑप्शन रखने। सवाल तो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, चाहे सीजीएल में होगा, चाहे जीडी में होगा, चाहे एनटीपीसी में होगा, चाहे स्टेट पीसीएस में होगा, चाहे दरोगा में होगा, कहीं पे भी आया सवाल ऑप्शन में अपने अनुसार लेकर आता हूं जिससे कि मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी सवाल में दे सकूं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नेत्र की ऑप्टिक तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और उसके परिणाम स्वरूप दृष्टि हानि और अंधापन होता है, और यह तब तक होता है जब तक नेत्र के अंदर सामान्य द्रव दाब धीरे धीरे से बढ़ जाता है। ठीक है, पहली बात तो इन चारों में से होने वाला रोग जिसका संबंध आई से होगा तो वो कौन सा, वो एक ही है। ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रखना है आपके ग्लूकोमा रोग जो आपके इसमें अंधापन होता है। ठीक है, ग्लूकोमा रोग आपके इसमें ब्लाइंडनेस आएगी, आपकी परमानेंट ब्लाइंडनेस के अंदर आती है, इसलिए जो काला मोतियाबिंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसे काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। ठीक है, तो मोतियाबिंद रोग क्या आपके, मोतियाबिंद रोग कौन सा होता है आपके, तो इसे काला मोतियाबिंद कहते हैं। जब बुढ़ापे में दोस्तों आंखें बनती है, तो बुढ़ापे में आपकी आंखें बनती हैं, काला चश्मा पहनते हैं बुढ़ापे के अंदर, वो मोतियाबिंद होता है। ठीक है, बुढ़ापे में अक्सर हो जाता है। ठीक है, काला मोतियाबिंद जो आपको ग्लूकोमा कहलाता है, इसमें आंखें जाती, इसमें आपके अंधापन आता ही आता है। ठीक है, ग्लूकोमा दोस्तों ना। अच्छा, आंख की बीमारी पूछूं आपसे, तो आंख की बीमारी पूछूं आपसे तो एक तो है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, एक है आपके दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो एक है आपके जरा दृष्टि दोष, आपके एक कौन सा है, जरा दृष्टि दोष। एक हो गया कौन सा, एक हो गया वर्णांता, सुना वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस, कौन सा है, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, एक है रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सा, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और एक होता है कौन सा, एक होता है ट्रैकोमा, कौन सा, ट्रैकोमा। ठीक है, तो एक होता है ट्रैकोमा। तो ये सारे आपको ध्यान, ठीक है, ट्रैकोमा एक मोतियाबिंद और ग्लूकोमा हो गया ना, ये सारे के सारे रोग किसमें आपकी आंख में होते हैं। ठीक है, ग्लूकोमा काला मोतियाबिंद दोस्तों ना। मोतियाबिंद पूछूं आपसे, उसमें आंखें बनती है बुढ़ापे के अंदर, आपके आंखें जो आपकी पुतली जो होती है आपके व्हाइट हो जाती है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष पूछूं आपसे, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब आपके दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देना, वो होता है निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देना, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष ना। और यहाँ पर आपके यहाँ पर अवतल लेंस, आपके जो लेंस आपके कॉनकेव लेंस आपके काम दोस्त आता है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष पूछूं आपसे, इसमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, और यहाँ पर उत्तल जो लेंस आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस है ये तो हमारा काम आता है। ठीक है, जरा पूछूं आपसे, इसमें ना पास की ना दूर की दोस्तों आपके बुढ़ापे में जो होता है यही होता है, और इसमें दोनों लेंस आपके दोनों लेंस लगते हैं, इसमें बाइफोकल आपके लेंस लगता है, उत्तल अवतल दोनों इसमें यूज होते हैं। ठीक है, वर्णांता पूछूं आपसे, कलर तो ब्लाइंड आपके कलर में आपके विभेद नहीं कर पाना दोस्तों, रेड और रेड आपके ग्रीन और ब्लू जो है इन कलर में आपके विभेद नहीं कर पाना, क्या होता है, वो कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो अनुवांशिक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी आपके, अनुवांशिक बीमारी आपके इनमें रंगों से रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं, इसमें रंगों में विभेद नहीं कर पाते कलर ब्लाइंडनेस के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रतौंधी पूछो दोस्तों आपसे, रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देना। ठीक है, रात में हमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है, पर रात में जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि दोस्तों विटामिन जो ए है आपकी, विटामिन ए जो है इसकी दोस्तों कमी से होती है, आपको छापना है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होती है, इसके आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। ट्रैकोमा पूछूं आपसे, यह भी आपके आई की रोग आपके, एक और लिखिए जीरोप्थैल्मिया, एक और लिखिए आपके, एक और लिखिए जीरोप्थैल्मिया, कौन सा है, जीरोप्थैल्मिया, इसको बोलते हैं क्या, जीरोप्थैल्मिया कहते हैं इसको, लिखना इसको बोलते हैं हम आपके, इसे बोलते हैं आंख का सूखना। ठीक है, आंख जो है इसका सूखना जो होता है इसको बोलते हैं जीरोप्थैल्मिया, यह भी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए इसकी कमी से एक रोग जीरोप्थैल्मिया होता है। ठीक है, तो आंख के ये 8-9 रोग आपको छापना है, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष आपके, वर्णांता, रतौंधी, ट्रैकोमा और जीरोप्थैल्मिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों इटाई पूछूं आपसे, कैडमियम, कैडमियम की जो अधिकता होती है, कैडमियम की जो अधिकता इससे कौन सा रोग होता है आपके, इससे आपका इटाई रोग होता है। ठीक है, और मिनी माता पूछूं आपसे, मिनी माता किससे होता है, पारा जो होता है आपके, मरकरी जो होता है इससे होता है मिनी माता। ठीक है, पारा या मरकरी से आपकी मिनी माता होता है, और जो इटाई पूछूं आपसे, कैडमियम इससे आपकी इटाई दोस्तों ना। ऑस्टियोमली से पूछूं आपसे, हड्डी कमजोर होना, विटामिन डी दोस्तों ना, हड्डी कमजोर होना क्या आपके, विटामिन डी आपको छापना दोस्तों ना। और गोनेरिया पूछूं आपसे, सिफिलिस गोनेरिया मैंने कहा ना अभी, जननांग जो आपके सूज जाते हैं इनके अंदर आपके, ये जीवाणु से होता है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ग्लूकोमा आपका ठीक आंसर है, ये आपको छापना। ठीक है, कभी सवाल आपसे यह पूछे दोस्तों आपसे, जो नेत्र जो आपकी आई जो है उस आई में कौन सा प्राकृतिक रूप से लेंस होता है आपके, इस दोस्तों आई में आपके नेचुरल रूप से कौन सा लेंस होता है, तो इसमें उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है, जो आपके कॉन्वेक्स लेंस है ये नेचुरल रूप से आपकी अपनी आंख के अंदर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए, मैच द कॉलम ए टू कॉलम बी। ठीक है, हां पहले बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे आएगा। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, कोबोलिन और आपके कैल्शियम, फिक्स सवाल है, बायोलॉजी में से सवाल बन ही जाता है, आप जानते हो। विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी, इसके अलावा आपके इसके अलावा विटामिन बी1 पूछूं आपसे, यह पूछ सकता है आपसे, तो विटामिन आपके विटामिन आपके ई पूछ सकता है, कौन सा विटामिन ई जो है, ये सवाल बन सकते हैं। देखो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है आपके, विटामिन ए का जो नाम है वो क्या आपके, वो है रेटिनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और कमी से रोग तो आप जानते हो कौन सा होता है, रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी12 पूछूं आपसे, कोबोलिन आपके ऑप्शन नंबर सी छापना है आपके, और इसमें कोबाल्ट धातु होती है, कौन सी होती है, कोबाल्ट धातु इसके अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन सी की बात करूं आपसे, एस्कॉर्बिक अम्ल छापना, और इसकी कमी से आपके स्कर्वी रोग होता है आपके, इसी को नाविक रोग कहते हैं, इसी को नाविक रोग कहते हैं। मसूड़ों से खून आना रोग कौन सा, विटामिन सी दोस्तों ना। विटामिन सी पूछूं आपसे, कहां आपसे विटामिन सी तो किसमें होता है, आंवला और आपके आंवला मिर्च में विटामिन सी होता है। और डेली कौन सा विटामिन लेना पड़ता है, डेली जो हमें इसे लेना पड़ता है तो आपके बाथरूम के द्वारा, सूसू के द्वारा कौन बाहर निकलता है, सूसू के द्वारा, बाथरूम के द्वारा विटामिन सी तो बाहर निकलता है। और अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, दूध में विटामिन सी आपका नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन डी पूछूं आपसे, ये कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल आपके, इसको सनसाइन विटामिन कहते हैं, सूर्य की धूप में विटामिन होता है, आप जानते हो। ऐसा विटामिन जो हार्मोन की तरह काम करता है, ये विटामिन डी होता है। हड्डी को मजबूत करने वाला विटामिन पूछूं आपसे, विटामिन डी दोस्तों आपके, इसकी कमी से बच्चों में रोग कौन सा होता है, रिकेट्स या फिर सूखा रोग जो है ये बच्चों में होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन दोस्तों बी1 पूछूं आपसे, विटामिन दोस्तों बी1 आपके थियामिन होता है, और विटामिन बी1 आप जानते हो कि इसकी कमी से आपके बेरी रोग होगा। ठीक है, और विटामिन ई पूछूं आपसे, इसे टोकोफेरोल कहते हैं आपके, टोकोफेरोल आपके, और इसकी कमी से क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है, बांझपन होता है। क्या होता है, इनफर्टिलिटी, बांझपन जो है इसकी कमी से होता है। ठीक है, तो आप मैच कर लेना दोस्तों, एक का भी होगा, एक का भी दोस्तों आपके इसमें भी और इसमें भी है, बी 2 का आपके 2 का होने वाला है, 2 का सी होने वाला है, तो 2 का सी आपके यहाँ पर। ठीक है, 2 का सी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 3 का दोस्तों ए आएगा, 3 का ए आएगा, और 4 का आपका डी आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी12, सी, डी, ई, ये सारे आपको एक सवाल के अंदर लिखवा दिए। ठीक है, ध्यान रखना ना। चलिए आगे चलिए।
देखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज कॉमनली नोन एज साल्ट पीटर, ब्लीचिंग पाउडर, हास्य गैस, लाफिंग गैस, एंटी एसिड। ना देखो, जब हम कोई सवाल तैयार कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि यार सेगमेंट दोस्तों डिवाइड है, केमिस्ट्री में केमिकल नेम सेगमेंट होता है ना, एक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल सेगमेंट हो गया एक अलग से, जहां सवाल दोस्तों बनता है। ठीक है, केमिकल नेम का सवाल बन जाता है। ठीक है, पीएच स्केल, एसिड और आपके बेस वाला सवाल, एक वो सवाल आपके केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों आ जाता है। ठीक है, एक कोई आपके बॉन्ड बॉन्ड वाला सवाल आ जाता है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वो वाला क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री के अंदर ना। तो 4-5 सेगमेंट केमिस्ट्री में आपके एक कार्बन के अपर रूप भी केमिस्ट्री का सेगमेंट हो गया दोस्तों ना। तो ऐसे सेगमेंट बांटे हुए हैं ना, तो 3-4 सेगमेंट यहां पर कवर कर रहा हूं आपके सामने। देखो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप में जानते हैं? साल्ट पीटर, ब्लीचिंग पाउडर, हास्य गैस, लाफिंग गैस, एंटी एसिड दोस्तों ना। देखो, साल्ट पीटर जो होता है ये होता है KNO3। क्या होता है KNO3? जो है KNO3 होता है साल्ट पीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट दोस्तों ना। KMNO4 जो होता है KMNO4 इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। और जो लाल दवा जो होती है परमैंगनेट कहते हैं, लाल दवा आपकी यही होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर पूछूं आपसे, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ना। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड पूछूं आपसे, CaOCl2 पूछूं आपसे, क्या है? ये आपकी ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण कहते हैं इसको ना। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम है, केमिकल नेम। ठीक है, हास्य गैस, लाफिंग गैस पूछूं आपसे, N2 मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा हो गया? नाइट्रस जो ऑक्साइड है इसको बोलते हैं क्या? आपके लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, और एंटी एसिड पूछूं आपसे, एंटी एसिड पूछा आपसे, लेकिन MgOH का होल प्राइस क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको बोलते हैं आपके एंटी एसिड दोस्तों ना। इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसी को? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, आपको छापना है। ठीक है, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसी को एंटी एसिड कहते हैं दोस्तों। आपके अगर एसिडिटी आपको हुई है तो एक ठंडी सिरप जो आती है आप पीने के लिए देते हैं, वो लोग आपको उसको एंटी एसिड कहते हैं ना। उसको क्या बोलते हैं? एंटी एसिड बोलते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है, MgOH का होल प्राइस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सवाल तो पूछा आपसे CaOH का होल प्राइस पूछूं आपसे, अगर कुछ सवाल और पूछ सकता है आपसे कि CaOH का होल प्राइस हो, इसका नाम क्या है? आपसे सवाल पूछ सकता है कि CaCO3 जो है इसका दोस्तों नाम क्या है? सवाल पूछ सकता है NH4Cl जो है दोस्तों इसका नाम क्या है? सवाल पूछ सकता है आपसे NH4Cl दोस्तों इसका नाम क्या है? CaOH का होल प्राइस CaCO3 और CaO पूछ सकता है आपसे, CaO पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा और सवाल जो आपके सामने बन सकते हैं, CaOH का होल प्राइस, हाँ एक सवाल पूछ सकता है CaSO4.2H2O पूछ सकता है, CaSO4.12H2O पूछ सकता है, आपके हाफ H2O पूछ सकता है, आपके CaSO4.2H2O, CaSO4 दोस्तों आपके हाफ H2O। इसके अलावा आपके NaHCO3 पूछ सकता है, इसके अलावा Na2CO3.10H2O पूछ सकता है आपसे, Na2CO3.10H2O पूछ सकता है। देखिएगा, अच्छा CaOH का होल प्राइस पूछूं आपसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, भुजा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको? भुजा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, अगला है Ca लाइम वाटर बोलते हैं, लाइम वाटर ना। CaCO3 पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर यही होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आपके मार्बल जो यही है ना। NH4Cl नौसादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौसादर कहते हैं। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोराइड इसका नाम है। क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है CaO पूछूं आपसे, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं आपके बिना भुजा चूना। क्या है? बिना भुजा चूना आपके और पुताई घर की पेंट करने में जो कली काम आती है ना, जो व्हाइट जो आपके सूखने के बाद एकदम व्हाइट बैठ जाती है, वही जो है वो है बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, CuSO4.2H2O पूछूं आपसे, ये जिप्सम होता है। कौन सा जिप्सम? आपके CuSO4.2H2O ना। और CaSO4 ये C है ना, C है ना, कैल्शियम सल्फेट ना। CaSO4.12H2O पूछूं आपसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट ना। NaCO3 पूछूं आपसे, ये होता है आपके खाने का सोडा ना। और Na2CO3.10H2O, ये ध्यान रखना 10H2O ना, ये होता है आपके धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर जो आपके वो आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। एक आदर्श गैस का एक मोल 273 केल्विन और 1 ATM दाब पर कितने लीटर के आयतन के बराबर होता है? ये आपके सवाल पूछा है। ठीक है, केमिस्ट्री का बड़ा फेमस सवाल दोस्तों आपके सामने कि एक आदर्श दोस्तों गैस जो आपके उसका एक मोल जो है वो कितने 200 लीटर आपके वॉल्यूम के बराबर होता है? तो 22.4 लीटर गैस के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 22.4 जो आपके लीटर है इसके बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों स्केल लिखा हुआ है। ठीक है, इसका दोस्तों मतलब होता है केल्विन। ठीक है दोस्तों, ये होता है केल्विन। केल्विन दोस्तों आप जानते हो, केल्विन जो है टेंपरेचर जो इसकी इकाई होती है। ठीक है, एक इकाई इसकी होती है आपके सेल्सियस, एक होती है फारेनहाइट, एक होती है आपके केल्विन। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, मान लो दोस्तों 273 केल्विन जो है, अगर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई इसको जो है दोस्तों इसको आपको फारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, इसको फारेनहाइट में चेंज करना है तो F फारेनहाइट में F बराबर आपके 9/C दोस्तों ना, F बराबर आपके 9/C प्लस 9/5C प्लस आपके 32 करना है दोस्तों ना। मतलब कैल्शियम आपको सॉरी सेल्सियस आपको निकालना और ये फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, अगर दोस्तों इसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है दोस्तों आपके सेल्सियस में आप तो K बराबर C प्लस 273 करना है। ठीक है, तो C बराबर K माइनस 273 हो जाएगा और K की वैल्यू कितनी है? 273 आपके माइनस 273 आपके मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 273 जो केल्विन है आपके वो किसके बराबर है? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब 0 दोस्तों यहाँ रखिए आप, F बराबर 9/5 × 0 प्लस 32 पूछूं आपसे, मतलब ये तो 0 हो गया, तो F बराबर आपके 32 डिग्री फारेनहाइट हो गया। ठीक है, मतलब 273 केल्विन किसके बराबर है? 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है। ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया। ठीक है, कभी सवाल केल्विन से पूछा आपको फारेनहाइट निकालने का, केल्विन से सेल्सियस निकालने का, सेल्सियस से फारेनहाइट निकालने का, तो आप दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हो। एग्जाम में सवाल बन जाए तो ये कर देना। ठीक है, ध्यान रखना ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों आंसर पूछूं आपसे, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। समूह 3 से 12 के तत्वों को खालिस्तान तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, देखो एक तो ये वर्ड हो गया संक्रमण तत्व कहते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, आपको छापना है ना। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो पहली बात दोस्तों, जो वर्तमान जो आवर्त सारणी है यह देने वाले कौन? मौजूद। ठीक है, और इनका आधार क्या है? परमाणु क्रमांक इनका आधार क्या है? परमाणु क्रमांक जो है ये इनका आधार है, Z दोस्तों इनका आधार है। ठीक है, अच्छा इनके दोस्तों इनके आपकी आवर्त सारणी की बात करूं आपसे, उसमें 18 वर्ग है। कितने? 18 वर्ग मतलब आपके 18 ग्रुप है। ठीक है, 18 ग्रुप है और आपके इसके अलावा 7 क्या है? आवर्त है, पीरियड है ना, 7 आवर्त है, पीरियड है, 18 वर्ग ग्रुप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछे आपसे, यहाँ दोस्तों देखिए आपकी एक मैं सिंपल दोस्तों आवर्त सारणी बना रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले दोस्तों एक ग्रुप आपके यहाँ पर है, इसको बोलते हैं दोस्तों आपके, इसको बोलते हैं आपके S ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? S ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों फिर आपके पास कौन सा ब्लॉक है आपके? तो यहीं पर आपके सामने यहीं पर कौन सा है? ये आपका D ब्लॉक। कौन सा होगा? D ब्लॉक। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों वापस पूछूं आपसे, वापस कौन सा? वापस आपके हो गया P ब्लॉक। कौन सा हो गया? P ब्लॉक आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना, और इसके नीचे कौन सा ब्लॉक है आपके? इसके नीचे आपका F ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? ये आपका F ब्लॉक हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो S D P F ये 4 ब्लॉक हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको छापना है दोस्तों ना, S D P और F। ठीक है, कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई यहाँ पर तो क्या आपके यहाँ पर सारी दोस्तों धातु है। ठीक है, सारी धातु आपकी क्षारीय धातु और क्षारीय मृत धातु जो है वो यहाँ पर दोस्तों मिलती है। एक दोस्तों हाइड्रोजन दोस्तों इसका अपवाद आपके, हाइड्रोजन इसका अपवाद है, ये आपके अधातु होता है, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। ठीक है, ये इसका अपवाद है। बाकी दोस्तों जितने भी आपके सोडियम, आपके लिथियम, सारी धातु जो है क्षारीय धातु आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो धातुएं होती हैं आपको, यहाँ पर धातु है मेटल आपके, और इन धातु को बोलते हैं संक्रमण धातु। क्या बोलते हैं इनको? संक्रमण धातु कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं इनको, और ये सारी धातु यहीं पर आपके डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, यहाँ पी पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों धातु भी है, आपके धातु भी है, यहाँ पर अधातु भी है और आपके यहाँ से उपधातु भी है, मेटल भी दोस्तों आपके मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, तीनों है ना, धातु मेटल भी है
नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड, तीनों दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और एफ ब्लॉक पूछूं आपसे, देखिए इसकी दोस्तों बात करूं आपसे, इसमें आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 आएगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कहां पर इसमें आता है एस ब्लॉक में, ठीक है। दोस्तों ग्रुप 3 से 12 पूछूं आपसे, ये कहां आता है आपके डी ब्लॉक में, ठीक है। और 13 से लेकर 18 पूछूं कहां पर आता है, ये आता है दोस्तों आपके डी आपके पी ब्लॉक दोस्तों इसमें आता है, ठीक है। 18 से 18 ग्रुप पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं शून्य ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, शून्य गैस बोलते हैं। इसी को दोस्तों बोलते हैं आपके आदर्श गैस कहते हैं आपके, इसमें आपके हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोम, ये इसी में आता है, रेडॉन, ये इसी में आते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के पास एफ ब्लॉक आता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपके इसमें दो होते हैं, ठीक है। एक होते हैं दोस्तों आपके लेंथेनम से चालू होते हैं, इनको लेंथेनोइड कहते हैं ना, लेंथेनम से चालू लेंथेनोइड है ना, और एक आपके एक्टिनम चालू होते हैं तो इसको एक्टिनोइड कहते हैं, ठीक है। तो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड कौन आपके, वो एफ ब्लॉक के अंदर ना, लेंथेनोइड एक्टिनोइड पूछूं आपसे, वो एफ ब्लॉक के अंदर ना, ये लेंथेनम से स्टार्ट है, लेंथेनम के बाद वाला यहाँ पर है लेंथेनोइड, और एक्टिनोइड के बाद वाला यहाँ पर एक्टिनोइड, ठीक है। ये आपके धातु है, एक और दो आपके ब्लॉक हो गया, क्षारीय धातु और क्षारीय धातु यहाँ पर एस ब्लॉक में, ठीक है। 3 से 12 में संक्रमण एलिमेंट धातु है डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और 13 से 18 के अंदर धातु भी है, उपधातु भी है, धातु भी है पी ब्लॉक के अंदर ना, यहाँ लेंथेनोइड एक्टिनोइड आपके एफ ब्लॉक में, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि 3 से 12 के एलिमेंट कौन से आपके, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी दोस्तों थी ना, जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, आप जानते हो वर्तमान जो आवर्त सारणी किसकी आपकी, वो मोजले की दोस्तों। उपधातु अभी बता रहा हूं मैं, ना वो जो आपकी जितनी भी उपधातु है, 7 उपधातु में अभी नाम लिखवा रहा हूं ना, थोड़ा सब्र रखो, बस थोड़ा सब्र रखो, क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, कंटेंट बहुत मेरे दिमाग में, थोड़ा सब्र आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और चेहरे पर मुस्कान रखो, और आप ये सोचो कि आप औरों से कुछ आपको अच्छा करना है, तो एक ही तरीका है, वो है रिवीजन। बार-बार जब चीज को पढ़ोगे तो पेपर में जो पढ़ा हुआ है उससे सवाल आपका गलत नहीं होगा, अगर आपका पढ़ा हुआ पेपर में गलत नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है, ठीक है। सिली मिस्टेक नहीं करनी है ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके जो आवर्त सारणी थी किसकी थी, मेंडलीव की थी ना, मेंडलीव की थी, ठीक है। देखो डोबेनॉल का त्रिक नियम हो गया, न्यूलैंड का अष्टक रूल हो गया, सारे में पढ़ा चुका हूं आपको पिछली क्लास में ना। यहां पर मैंने आपको मोजले और मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो मेंडलीव की बात करूं आपसे, तो यहां जो जहां पर जो आवर्त सारणी थी उसका आधार क्या, उसका आधार आपके एटॉमिक मास उसका आधार, ठीक है। और यहां पर कुल एलिमेंट कितने आए थे, 63 आपके कुल एलिमेंट यहां पर आते हैं ना, 63 यहां पर कुल एलिमेंट आए थे, और परमाणु भार जो इसका आधार था आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, अच्छा वर्तमान में जो आवर्त सारणी है इसमें कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट जो है वो वर्तमान में जो आवर्त सारणी उसके अंदर आपके 118 दोस्तों एलिमेंट, ठीक है। इसमें साथ ही दोस्तों इसमें आपके 7 एलिमेंट क्या है, आपके 7 जो है वो उपधातु दोस्तों ना, जो धातु प्लस अधातु के बीच में आपके वो उपधातु कितनी है, 7 है, ठीक है। और वो 7 कौन से ब्लॉक में आपके पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। उन 7 का नाम लिख लीजिए, आपने पूछा तो लिख लीजिए, उन 7 का दोस्तों नाम पूछूं आपसे, एक दोस्तों आपके बोरॉन, कौन से आपसे, एक आपके बोरॉन हो गए लिखना, इन 7 का दोस्तों नाम पूछूं आपसे तो लिखिए बोरॉन सिलिकॉन दोस्तों ना, बोरॉन सिलिकॉन लिखिएगा दोस्तों। बोरॉन हो गया आपके, सिलिकॉन जर्मेनियम, कौन सा है, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, आर्सेनिक एंटीमनी लिखना, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक दोस्तों आपके आर्सेनिक एंटीमनी लिखना, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी, टेलुरियम लिखना, टेलुरियम आपके टेलुरियम दोस्तों, और लास्ट लिखिए आपके बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलुरियम, और लिखना आपके पोलेनियम, कौन सा पोलेनियम। तो ये 7 हमारे आवर्त सारणी के अंदर क्या होती है, उपधातु होती है, ध्यान रखना दोस्तों। जो धातु की तरह विभाग करती है कभी आपके, कभी अधातु की तरह भी करती है, दोनों की तरह करती है, उनको बोलते हैं उपधातु, ठीक है। तो बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलुरियम और पोलेनियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे उपधातु आपको नोट करना है, ठीक है। तो लिखिए, अरे बेटा वो ब्रोमीन है, अरे डोपिया वो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन अलग है बेटा। तो ब्रोमीन क्या आपके, तो ब्रोमीन जो है वो ऐसी अधातु है, ब्रोमीन क्या है, वो ऐसी अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्मेट में मिलती है, ठीक है, वो अधातु है। ब्रोमीन दोस्तों अलग है, बोरोन अलग है, परमाणु क्रमांक 5 बोरोन का है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है, 63 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों 92 परमाणु क्रमांक पर कौन आप जानते हो क्या, आप में से कौन जानता, बताओ मुझे, किसका 92 परमाणु क्रमांक है ना, किसी का 92 परमाणु क्रमांक भी है क्या, किसका है आपको बताना है, ठीक है। चलिए, प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन परमाणु दोस्तों होते हैं ना, हाउ मेनी कार्बन्स एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन दोस्तों ना, प्रोपेन में कितने होते हैं, ठीक है। दोस्तों एक दोस्तों आपके एल्केन होता है, क्या होता है, एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, एक आपके एल्काइन होता है ना, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन ये 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन, ठीक है। जिसमें कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है वो एल्केन है, जिसमें कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है वो एल्कीन है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या है आपके, वो हमारा एल्काइन हो गया ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या है वो एल्काइन है, ठीक है। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन ये 3 होते हैं, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछ ले आपसे, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है CnH2n+2, क्या है CnH2n+2 ना, इसका फॉर्मूला क्या है CnH2n जो है ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला CnH2n-2 ना, जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की तुलना में डबल से 2 अधिक होगी तो वो एल्कीन होगा, ठीक है। डबल के बराबर होगी वो एल्कीन होगा, डबल से 2 कम होगी वो दोस्तों एल्काइन होगा, आपको छापना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों कार्बन पूछूं आपसे, C बराबर 1 को बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं, मैथ कहते हैं, ठीक है। C बराबर 2 को बोलते हैं आपके एथ बोलते हैं ना, C बराबर 3 को बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप कहते हैं। C बराबर 4 को बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट है ना। C बराबर 5 जो होता है वो होता है पेंट, पेंट, ठीक है। C बराबर 4 को 6 को बोलते हैं हेक्स है ना, ये आपको मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक, ये केमिस्ट्री क्या होती है आपकी गिनती होती है ना, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, अगर दोस्तों यहाँ पर C बराबर 3 हो तो क्या बोलेंगे इसको, देखो C बराबर 3 होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H3 × 2 + 2 है ना, ये होगा फॉर्मूला। तो C3H3 × 2 आपके 6 हो गया +2 ना, तो आपकी ये 6 + 2 आपके 8 हो गया, तो C3H8 है ना, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। C का मतलब 3 है तो मतलब प्रोप हो गया, प्रोप हो गया। और मैंने कहा ये फॉर्मूला किसका है, एल्केन का, तो इसका पीछे वाला वर्ड ले लो एन ना, तो ये बन गया प्रोपेन। तो प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे और 8 आपके होंगे, 8 जो है वो ये होने वाले क्या आपके हाइड्रोजन होने वाले ना। अगर तो यहीं पर ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर होता फॉर्मूला तो C3H3 × 2 ये होता, C3H6 होता, ठीक है। तो C3 का तो प्रोप हो गया और ये एल्कीन का फॉर्मूला तो ये प्रोपीन हो गया ना। अगर फॉर्मूला यहाँ पर होता क्या होता आपके C3H3 × 2 - 2 होता, ठीक है। तो C3 आपके H4 होता ना, तो C3 का तो प्रोप हो गया और ये आपके यहाँ पर आइन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोपाइन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपाइन कहते हैं, आपको छापना है। तो प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन दोस्तों ना, जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी आपके, जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था रसगुल्ला, तब केमिस्ट्री दोस्तों पढ़ाई थी हमारे एक सीडीएस सर थे भाई साहब, मतलब जबरदस्त, मतलब जिनको मतलब खतरनाक वाले सर थे, इसी को पढ़ाते थे सीडीएस सर हमारे जो है। तो उन्होंने ऐसा याद करवाया था, मतलब मुझे तब से अब तक जो है, मतलब आप कभी भी मुझसे पूछ लो ये सारी चीजें जो है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपके, बेंजीन क्या है, मतलब उसका फॉर्मूला, उसका डायग्राम क्या है, फॉर्मूला क्या है, एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होते हैं, ये इनके कैसे कैसे बनते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ये सारे भाई साहब ऐसे याद कराए थे उन्होंने, मतलब मुझे आज भी याद है बात, तो जब उन्होंने मुझे पढ़ाया था ना। तो लिखिए C3H8 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना, ठीक है। C3H8 जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, C3H8 है ना। तो C3H8 क्या हो गया, ये एल्केन हो गया, क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। तो C3
C3H8 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा, अगर कभी आपसे पूछे कि भाई साहब, कभी तो आपसे पूछो जो ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन में बताओ ब्यूटाइन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन, बताओ ब्यूटाइन में कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, कभी सवाल आपसे पूछ लेना। तो ये एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है, ये 3 पोर्शन थे, एल्केन एल्कीन एल्काइन है ना, 3 पोर्शन, CnH2n+2 CnH2n CnH2n -2 है ना, और एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये C3H8 हो गया, यहाँ C3H6 हो गया, यहाँ पर C3H4 हो गया, इसको प्रोपेन कहेंगे, इसको प्रोपीन कहेंगे, उसको प्रोपाइन दोस्तों कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ब्यूटाइन पूछूं आपसे तो ब्यूट का मतलब कार्बन 4, ठीक है दोस्तों। आइन आ रहा है, आइन का मतलब डबल से 2 कम होंगे, ठीक है। कौन सा होने वाला है, एल्काइन, ठीक है। तो आइन का मतलब डबल से 2 कम होंगे, या फिर आप ये सीधा फॉर्मूला लगा लो, आपके यहाँ 4 लिख दो, तो C4H4 × 2 -2, ठीक है। तो C4 ये 8 हो गया, -2 क्या हो गया आपके 6 हो गया, ठीक है। तो C4H6 हो गया ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड का उदाहरण है ना, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, ग्लूकोज, ठीक है। कौन मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है, सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो, जो आपके कार्बोहाइड्रेट जो होती है, शर्करा जो होती है आपकी, 3 टाइप की होती है ना, एक होती है मोनोसैकेराइड, ठीक है, एक है डाइसैकेराइड, एक है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जिसमें केवल एक टाइप का हो मोनोसैकेराइड, इसमें 2 टाइप के हो डाइसैकेराइड, इसमें बहुत सारे टाइप के हो वो आपके पॉलीसैकेराइड होता है ना। मोनोसैकेराइड पूछो आपसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लड शुगर, क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं, और C6H12O6 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अलावा फ्रक्टोज पूछो आपसे, इसको फ्रूट शुगर कहते हैं। नेचुरल रूप से सबसे जो मीठी शर्करा है वो फ्रक्टोज होती है ना, नेचुरल रूप से ना, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज इसमें आते हैं, ठीक है। और डाइसैकेराइड पूछो आपसे, यहाँ पर आपके सुक्रोज आता है, कौन सा सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्या होता है, गर्लफ्रेंड पे शक मत कीजिए ना, गर्लफ्रेंड पे शक मत कीजिए, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जो आप चीनी खाते हो, टेबल शुगर जो आपके, जो चीनी है आपके लिखना टेबल शुगर, या फिर प्रतीप शर्करा पूछूं आपसे कौन सी है, वो सुक्रोज है, ठीक है। एक होता है आपके कौन सा, एक लिखना आपके, एक होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज, एक जो होता है माल्टोज। तो माल्टोज भी क्या आपके, माल्टोज भी डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड से पूछूं आपसे तो इसमें कौन आपके, इसमें आपके होता है स्टार्च, कौन है स्टार्च, ठीक है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जो मनुष्य के अंदर जो भोजन का संचय होता है वो किसमें होता है, ग्लाइकोजन में, किसमें होता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है। और जो पौधों में जो होता है वो स्टार्च में होता है, क्या है आपके, ये पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या आपके पॉलीसैकेराइड है ना, स्टार्च जो है वो पौधों के अंदर भोजन का संचय होता है, और जो ग्लाइकोजन आपके वो मनुष्य के अंदर होता है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है मोनोसैकेराइड कौन सा है, तो एक तो ग्लूकोज है और एक आपका फ्रक्टोज है, ठीक है। दोनों आपके मोनोसैकेराइड है, ए और डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ए और डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सुक्रोज तो डाइसैकेराइड है और स्टार्च आपके ये पॉलीसैकेराइड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और मिल्क शुगर कौन सा होता है, लैक्टोज, कौन सा है, लैक्टोज होता है मिल्क शुगर, आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा, आगे बढ़िए दोस्तों, आगे देखिए, एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन जो है वो किसके अनुपात में तैयार दोस्तों होता है, ठीक है। देखो, एक्वा रेजिया जो होता है इसको हम बोलते हैं अम्लराज कहते हैं। सोना दोस्तों आपकी गली गली में कभी आते हैं ना कि सोने के आभूषण साफ करवा लो दोस्तों, आपकी मम्मी जो है वो फ्री में साफ करवाने के चक्कर में साफ करवा लेती है दोस्तों, वहां पर पता लगा कि सोना जो है उसका जो वेट है आपके वो वेट ही कम हो गया भाई साहब, सोना उसी में रह गया थोड़ा बहुत ना, इसको बोलते हैं एक्वा रेजिया होता है, ठीक है। उसमें एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, एक होता है उसमें नाइट्रिक अम्ल ना, ये दो चीजें होती है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3:1 में होता है, ठीक है। तो एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक नाइट्रिक अम्ल होता है, इसको अम्लराज भी कहते हैं दोस्तों हम लोग आपके। और सोने जो आपकी ऐसी उत्कृष्ट धातुएं होती हैं इनको साफ करने का काम आता है 3:1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात है वो कितना है, 3:1, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, लिटमस विलियन जल, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तब वो कौन से दोस्तों रंग का होता है, ठीक है। देखो, हम पढ़ते हैं ना कि अम्ल नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है, अरे जब अम्ल और क्षार नहीं होता है तब वो कैसा होता है, तब वो वायलेट आपके बैंगनी होता है, कैसा होता है, वायलेट बैंगनी होता है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ना। पहला पॉइंट आपके लिटमस पत्र है। अच्छा, लिटमस जो पेपर जो होता है, लिटमस पत्र जो होता है, इस लिटमस पत्र का निर्माण किससे दोस्तों आपके, ये आपके शैवाल से होता है, किससे होता है, लाइकेन से, ना, ये लाइकेन से होता है, ठीक है। इसको लीचेन भी कहते हैं कई लोग आपके, ये तो लाइकेन से होता है ना। तो लिटमस पत्र का निर्माण लाइकेन से होता है, ठीक है। अच्छा, लाइकेन किससे बनता है, आप सब जानते हो कि शैवाल और एल्गी प्लस फंजाई मिलकर बनाते हैं ना, शैवाल प्लस कवक जो है मिलकर सहजीवन में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है और क्या बनता है, लाइकेन बनता है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है, लिटमस पेपर बनता है, ये आपको नोट करना है दोस्तों ना। लाइकेन से बनेगा लिटमस पत्र, आपको नोट करना है, ठीक है। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन एक थैलोफाइट है ना। अभी आगे सवाल दोस्तों आएगा, लाइकेन क्या है, लाइकेन एक थैलोफाइट है, थैलोफाइटा पूछूं आपसे, देखो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 टाइप के क्या होते हैं, ये आपके हमारा प्लांट किंगडम होता है, मैं लिखा दूंगा अभी सवाल के बाद, ठीक है। तो लिटमस पत्र लाइकेन से बना, लाइकेन एल्गी प्लस फंजाई का मिक्सअप है, और थैलोफाइटा ग्रुप का हिस्सा कौन है, लाइकेन, ठीक है। जहां दोस्तों लाइकेन कम है वहां पर मान के चलो वहां एयर पोल्यूशन अधिक है, ठीक है। तो लाइकेन जो है वो एयर पोल्यूशन जो है इसका दोस्तों इंडिकेटर क्या है, लाइकेन जो एयर पोल्यूशन है इसका इंडिकेटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों एसिड है कहीं पर तो एसिड करेगा आपके, एसिड जो है आपके वो नीले को लाल करेगा, ठीक है। एसिड जो है वो नीले को लाल कर देगा, और जो बेस होगा वो क्या करेगा, आपके बेस जो है वो लाल को नीला कर देगा, ठीक है। एसिड जो है वो नीले को लाल करेगा और बेस आपका लाल का नीला कर देगा, आपको छापना है दोस्तों ना। और ये आपके पीएच मान में आता है, ठीक है। पीएच मान देने वाला कौन है, पीएच आपके स्केल देने वाला सोरेनसन था, ठीक है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 14 है, इससे कम वाला एसिड होगा, इससे अधिक वाला बेस होगा, और 7 वाला आपका न्यूट्रल होगा। 7.4 हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बैंगनी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे अभी कहा दोस्तों आपके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल ना, यहाँ पर टमाटर, मक्खन, सोडा वाटर, इमली, 4 ऑप्शन, ठीक है। एसिड के अच्छे एग्जांपल दोस्तों ना। अच्छा, कार्बोनिक जो अम्ल किसमें होता है आपके, अरे वो रसगुल्ला दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स की आपने सॉफ्ट वाटर की जब खोलोगे आप ढक्कन को तो भाई साहब गैस निकलती है ना। कार्बोनिक जो अम्ल है आपके सोडा वाटर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 ना। टार्टरिक अम्ल किसमें होता है, इमली में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया ना। ब्यूटेरिक अम्ल पूछूं आपसे मक्खन में होता है, ठीक है, ये आपके ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऑक्सैलिक अम्ल पूछूं आपसे टमाटर में होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर दोस्तों ना। सिट्रिक अम्ल पूछूं आपसे, सिट्रिक अम्ल किसमें होता है, ये आपके जो खट्टे जो हमारे नींबू है, नींबू संतरा जो है इसमें सिट्रिक दोस्तों अम्ल होता है, ठीक है। मैलिक अम्ल पूछूं कहां पर, आपके ये सेब में होता है, ग्रीन एप्पल जो है इसमें आपके मैलिक अम्ल होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड पूछूं आपसे, एसिटिक एसिड कहां है, आप सिरका जो है विनेगर सिरका जो होता है उसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, सिरका विनेगर में ना। तो ए का हो गया 3, ए का 3 हो गया, कहां पर, ए का 3 ऑप्शन नंबर बी में, ए का 3 हो गया, बी का आपके 4 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का आपके 1 हो गया, ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, हाँ वो लिख लो दोस्तों ना, लिख लो ना, हाँ लिख लो, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम जो है, प्लांट किंगडम जो है अभी तो तुम पढ़ लो बेटा जितना मुझसे पढ़ना है, ठीक है। और पेपर में सवाल आया तो गलत मत करके आना, मतलब 7 फेरों की जो सीरीज है ये सच में 7 फेरे करवाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। और जो इसका जो अगला अस्त्र ब्रह्मास्त्र आने वाला है भाई साहब, वो ताबूत में अंतिम कील की तरह होगा, तैयार है ना। बताऊंगा जो 2 तारीख वाली जो क्लास इसकी आएगी ना 7 फेरों की सीरीज अगला ब्रह्मास्त्र है, उसको तो बस समझ लेना, अपनी गांठ बांध देना कि वो क्लास आपको पूरी अटेंड करनी है, ठीक है। देखिए प्लांट दोस्तों किंगडम की बात करूं आपसे, तो प्लांट किंगडम में आपके एक तो होते हैं अपुष्पी पादप, क्या होते हैं, अपुष्पी होते हैं, और एक होते हैं आपके पुष्पी, ठीक है। इनको हम अपुष्पोद्भिद भी कहते हैं और पुष्पोद्भिद भी कहते हैं, ठीक है। कुछ भी दोस्तों आप बोल दीजिएगा। तो एक तो होते हैं अपुष्पी, एक होते हैं पुष्पी, जिनमें फूल और बीज नहीं होते वो अपुष्पी होते हैं, जिनमें फूल फ्लावर और आपके सीड्स होते हैं वो आपके पुष्पी होते हैं दोस्तों ना। इनको बोलते हैं फेनोलोगेमस,
इनको बोलते हैं क्रिप्टोगेमस। आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एपुस्पी जो होते हैं इसमें तीन टाइप होते हैं ना, एपुस्पी में तीन टाइप होते हैं। एक होता है थैलोफाइटा। कौन होता है? थैलोफाइटा। शुरुआती जो पौधे हमारे थैलोफाइटा जो कि किसमें? जल में, दोस्तों ना। इसका ब्रायोफाइटा आता है, ठीक है। तो ये जल और आपके स्थल दोनों में आता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा ना। इसलिए इसको बोलते हैं उभयचरी, बोलते हैं ना, पादपों का उभयचरी, एम्फीबियन कहते हैं, ठीक है इसको ना। तो एक होता है टेरिडोफाइटा। कौन सा है? टेरिडोफाइटा आपका आ गया, ठीक है। यह केवल आपके स्थल में होता है, यह जल में होता है, ये जल प्लस स्थल में होता है, और यह केवल आपके स्थल में होता है ना। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यह एपुस्पी दोस्तों इसका एग्जांपल, ठीक है। और पुष्पी पूछूं आपसे, यहाँ पर दो कौन से आपके दोस्तों? यहाँ पर एक तो है जिम्नोस्पर्म। कौन सा है? जिम्नोस्पर्म है, और एक कौन सा है? एंजियोस्पर्म। कौन सा दोस्तों? एंजियोस्पर्म। दो टाइप के, ठीक है। एक है जिम्नोस्पर्म, एक है एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म दोस्तों, एंजियोस्पर्म दो आपके ये नग्न बीज है, ठीक है। और ये आपके बीज आपके फल के अंदर होगा, वो आपके एंजियोस्पर्म होंगे, ठीक है। ये अलग से क्वेश्चन बनता है, अलग से क्वेश्चन है। अगली क्लास में आपको पूरा एक क्वेश्चन बना करके सारे एग्जांपल के साथ आपको लिखा दूंगा, ठीक है। पर आप यहाँ पर इतना ध्यान रखना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये आपको ध्यान है, और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये आपको 5 ध्यान रखने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए फटाक से। तीसरे कक्षा या एम कोर्स में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों हो सकते हैं, ठीक है। देखो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n स्क्वायर, ठीक है। तो k l m n, ठीक है। k में मतलब n बराबर 1, l में मतलब n बराबर 2, m में मतलब n बराबर 3, और n का मतलब n बराबर 4, ठीक है। तो देखो k में 1 हो गया तो आपके 2 होंगे ना, l में 2 हो गया तो 2 2 का स्क्वायर आपके 8 होंगे, ठीक है। m में 3 हो गया तो 2 3 का स्क्वायर आपके होंगे कितना? आपके ये होंगे 18, ठीक है। और n में 4 2 4 का स्क्वायर कितना होगा? 32 होंगे ना। तो k में 2, l में 8, m में 18, n में 32 है ना। ये सवाल पूछ रहा है m में पूछ रहा है, m में 18 होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, m में कितने होंगे? 18 आपको ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई पद्धति में 10 की पावर -15 को क्या कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज 10 टू पावर -15 कॉल्ड इन द एसआई सिस्टम दोस्तों? देखो 10 टू पावर -15 जो है आपके सवाल पूछूं आपसे, 10 टू पावर देखो कुछ लिख लो दोस्तों मेरे साथ ना, कुछ तो लिख लो आपके। देखो 10 टू पावर लिखो मेरे साथ, 10 टू पावर -6 लिखो ना, 10 टू पावर -9 दोस्तों लिखो, 10 टू पावर -12 लिखो, और 10 टू पावर -15 लिखो ना। इन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है। इधर लिखो 10 टू पावर 6 लिखो दोस्तों ना, 10 टू पावर आपके 6, 10 टू पावर 9 लिखो इधर, ठीक है। 10 टू पावर 9 लिखो, 10 टू पावर 6 और 9 इधर माइनस प्लस वाले में आप लोग लिख लो, ठीक है। देखो 10 की पावर -6 होता है माइक्रो, क्या होता है? माइक्रो, ठीक है। -9 होता है आपके नैनो, नैनो, ठीक है। -12 पूछूं आपसे, -12 होता है पिको, क्या होता है? पिको ना, -12 पिको। -15 पूछूं आपसे फेम्टो होता है, क्या होता है? फेम्टो, या फिर इसको फर्मी भी कहते हैं ना, फर्मी भी कहते हैं, ठीक है। फर्मी जो है वो आप जानते हो, एनरिच फर्मी का नाम सुना आपने? एनरिच फर्मी का नाम, जो परमाणु भट्टी जो है ना उसको बनाने वाले कौन थे? एनरिच फर्मी, ठीक है। कभी सवाल पूछा आपसे एनरिच फर्मी जो है ये कौन थे? तो एनरिच फर्मी थे आपके फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, परमाणु जो भट्टी होती है, इनके फादर कौन थे भविष्य में? वो एनरिच फर्मी, ठीक है। ओपनहाइमर किसका पिता? आपके फादर ऑफ न्यूक्लियर बम आपके ओपनहाइमर, ठीक है। चलिएगा तो माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो या फर्मी 10 की पावर -15, ठीक है। इसके अलावा 6 पूछूं, 10 की पावर 6 क्या होता है आपके? ये होता है आपके, ये आपके मेगा होता है, ठीक है। और 9 पूछूं आपसे, ये गीगा होता है, ठीक है। क्या होता है? गीगा ना। तो इतने सारे आपको इसमें ध्यान रखने, ठीक है। सवाल पूछ रहा है ऐसे परिस्थिति में 10 की पावर -15 फेम्टो होता है, ठीक है। फेम्टो होता है ऑप्शन नंबर डी। फर्मी का मतलब 10 की पावर -15 ही होता है, ठीक है। पर ऐसे परिस्थिति में आपके फेम्टो बोलते हैं इसको ना। तो फेम्टो भी इतना ही और फर्मी भी उतना ही है, ठीक है। दोनों आपके सेम ही है ना, वैल्यू दोनों की सेम है, पर आंसर हमारा क्या होगा? फेम्टो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर ना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो गया ना। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग कितने जूल यांत्रिक ऊर्जा के दोस्तों बराबर होती है, ठीक है। 1 कैलोरी जो ऊष्मा ऊर्जा है वो लगभग आपके 4.2 जो आपके 4.2 जूल के बराबर होती है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा जो है वो 4.2 जूल के बराबर होती है, ठीक है। और 1 जूल जो है ना, 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो सवाल पूछा आपसे 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। जूल और अर्ग आपके ऊर्जा या ऊष्मा या कार्य की इकाई आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो एक आपके 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग है। ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है ना? वेवलेंथ ऑफ लाइट दोस्तों ना। देखो आप तो लेंथ को पकड़ो दोस्तों ना, लेंथ को पकड़ो। लेंथ का मतलब आपकी दूरी को मापने की इकाई पूछ रहा है। तो एम्पियर किसकी? आपके एम्पियर धारा की ना, करंट की होती है एम्पियर दोस्तों ना। कैंडेला पूछूं आपसे, ज्योति तीव्रता की होती है कैंडेला, ठीक है। ज्योति तीव्रता जो है इसकी कैंडेला होती है ना। डाइन पूछूं आपसे, बल की तो डाइन होती है, और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम पूछूं आपसे, ये किसकी? आपके तरंग दैर्ध्य की क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है ना। जो वेवलेंथ है, जो लैम्बडा है, ठीक है। जो वेवलेंथ लैम्बडा है इसकी इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रॉम का ना। तो एंगस्ट्रॉम जो किसकी इकाई? आपके वेवलेंथ की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लेंथ की तो बात करूं आपसे, तो लेंथ की इकाई आपके प्रकाश वर्ष भी होती है, क्या होती है? लाइट ईयर भी तो लेंथ की इकाई है, और पारसेक भी आपके लेंथ की इकाई होती है ना। पारसेक जो है अपना पारसेक जो है यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। पारसेक क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई आपको नोट करना है, ठीक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। ये सवाल पूछता है कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, सवाल आता है, ठीक है। तो लिखिएगा एक पारसेक जो सवाल पूछे कि एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष। नोट करना। तो मैंने आपको कौन-कौन से लिखा है? 1 मोल में 22.4 लीटर, ठीक है। और एक आपके कैलोरी में 4.2 जूल, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन, और एक प्रकाश वर्ष में 3.26 प्रकाश, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना। ये आंकड़े केमिस्ट्री के लिए तो महत्वपूर्ण है और कंपटीशन एग्जाम के लिए और महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा जो है इसका रूपांतरण होता है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? एनर्जी ना तो नष्ट होती है, आप जानते हो, ना ही उत्पत्ति होती है इसकी, बस इसका रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप के अंदर, ठीक है। तो घर में आपके इन्वर्टर होगा, आपके तो इन्वर्टर जो होता है उससे हमें तो बिजली प्राप्त होती है, मतलब कौन सी? इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको प्राप्त होती है, ठीक है। और उसमें आपके सेल होता है, तो सेल के अंदर आपके तो मैकेनिकल एनर्जी उस सेल के अंदर होती है। तो आपके मतलब सेल आपके रासायनिक ऊर्जा उसके अंदर होती है, ठीक है। तो उसमें केमिकल्स होते हैं सेल में आपके, सल्फ्यूरिक अम्ल सेल के अंदर होता है आपके, तो सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है, और वो जो रासायनिक ऊर्जा है किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा जो होगी आपको किसमें जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी में जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। इसका दोस्तों एग्जांपल लिखिएगा। इसका एग्जांपल पूछूं आपसे, इन्वर्टर जो है इसका एग्जांपल है ना। इन्वर्टर इसका एग्जांपल है। आपको लाइट चलेगी तो तुरंत लाइट के साथ इन्वर्टर से आती है और वो चार्ज हो रहा होता है, उसमें केमिकल एनर्जी आ रही होती है, उसमें H2SO4 उसमें आपके सेकेंडरी सेल उसके अंदर होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल उसके अंदर होता है ना। तो आगे देखिए यांत्रिक ऊर्जा से पूछूं आपसे, विद्युत ऊर्जा पूछूं आपसे, तो केमिकल एनर्जी से आपके इलेक्ट्रिसिटी पूछूं आपसे। जनरेटर तो देखा आपने, आपकी शादी वाली दोस्तों हो रही है और मान लो उसमें भाई साहब लाइट चली गई, तो आपके तो आप बोलते हो जनरेटर स्टार्ट करो, शादी के फिर तो पूरे लूंगा, लाइट में लूंगा भाई। पता लगा तो कोई और लेके भाग गया, भाई साहब लाइट चली गई है ना, तो फिर दोस्तों आप क्या बोलते हैं? जनरेटर चलवा, ठीक है। वो भाई साहब जाता है दोस्तों बाहर आपके बाहर जाके वैसे घुमाता है उसको ना, तो ऐसे घुमाता है, ठीक है। ऐसे घुमाने वाली जो एनर्जी उसको बोलते हैं आपके मैकेनिकल एनर्जी, क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं आपके। डीजल डाल देता है उसमें, डीजल डाल देता है और फिर
उसको घुमाता है ऐसे और फिर उससे लाइट आती है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा से क्या आई, लाइट आई ना। तो यांत्रिक ऊर्जा से लाइट पूछूं आपसे किसका एग्जांपल है, जनरेटर है ना। जनरेटर जो है उसका एग्जांपल है। मैकेनिकल एनर्जी से आपके एनर्जी आ गया ना, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। सही बात है भाई साहब, बड़ी मुश्किल से तो होगी और फिर उस समय भाई साहब पता लगे चोट हो जाए, इससे बढ़िया लाइट चाहिए ना। विद्युत ऊर्जा को तो प्रकाश ऊर्जा पूछूं आपसे, तो मैंने लाइट का स्विच ऑन करा, लाइट जल गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से आपके प्रकाश ऊर्जा लिखना, तो लाइट बल्ब जो होते हैं आपके, लाइट बल्ब जो है वो सारी इसी में आते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को तो ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो लाउड स्पीकर करते हैं आपके, ऐसे स्विच लगाया, लाउड स्पीकर आपके इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आई और आप जो बोल रहे हो आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। जो भी बोला जा रहा है आपको सुन रहा है और तेज आवाज के अंदर। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको किसके अंदर कन्वर्ट करके साउंड एनर्जी में कन्वर्ट, लाउड स्पीकर ना। तो लिखिए लाउड स्पीकर, ठीक है। तो लाउड स्पीकर इसका एग्जांपल है। ये सवाल पूछता है लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। लाइट पूछूं आपसे, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट के अंदर ना। इन्वर्टर पूछूं आपसे, केमिकल को विद्युत एनर्जी के अंदर। जनरेटर पूछूं आपसे, मैकेनिकल को किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी तो इसके अंदर, ठीक है। मोटर पूछे, हाँ लिख लो, तो मोटर लिखो आपके साथ ही। दोस्तों मोटर जो होती है आपको, मोटर क्या करती है आपके, तो आपने मोटर का स्विच लगाया दोस्तों ना, उसके अंदर लाइट की, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके उसके अंदर, ठीक है। और वो उससे वो मोटर घूमने लग जाती है, ठीक है। मैंने कहा घूमना हो गया मैकेनिकल एनर्जी, स्विच लगाया आपने तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी गई, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी उससे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो लिखना, तो मोटर में क्या होता है, मोटर में आपके इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो किसमें, मैकेनिकल जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है ना। निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं है पूछा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ में अपने हाथों को धीरे-धीरे पीछे की ओर खींचता है। फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से टकराकर चोटिल होना। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर जाना। गोली पर लगने वाला त्वरित बल और बंदूक का प्रतिरक्षा, गोली चलाते हुए बंदूक पीछे की ओर जाना। ये चार उसके दोस्तों ऑप्शन है। देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो आपके वो है आपके फादर इक्वल टू मास, ठीक है। दोस्तों आपके फोर्स जो आपके मास और जो त्वरण है उसके बराबर होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना। दोस्तों क्रिकेट से बॉल जब दोस्तों आ रही होती है आपके, तो उसी आपकी दिशा में जो अच्छा जो फील्डर होगा वो उसी दिशा में अपने हाथ को पीछे की ओर करता है, जिससे कि बॉल से उसके हाथ पे चोट ना लगे, ठीक है। इसलिए वो पीछे की ओर करता है साथ में। ये सेकंड रूल का एग्जांपल है। ये सेकंड रूल है आपके न्यूटन का, उसका एग्जांपल आपकी ये वाला फादर इक्वल टू मास को ध्यान रखना है, एफ इक्वल टू दोस्तों एम है, ठीक है। ये सेकंड रूल है। बाकी तीनों दोस्तों जो भी आपके ये थर्ड रूल के एग्जांपल, रॉकेट का ऊपर की ओर बढ़ना और इसके अलावा बंदूक चलाते हुए हाथ का पीछे की ओर जाना, दोस्तों आपके नाविक का आगे की ओर कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना और चोट लगना, सारे थर्ड नियम के एग्जांपल है, जिसको आप एक्शन रिएक्शन बोलते हो पॉपुलर लैंग्वेज में। एक इसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं ना। सवाल ये भी पूछता है कि संवेग संरक्षण जो है रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये नियम भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसका आपके जो फर्स्ट रूल है आपके वो कौन सा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन सा लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसको हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं आपके। कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, कोई गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बल ना लगाया जाए आपकी वो है, ठीक है। तो गाड़ी रुकी, एकदम बस चलती हुई एकदम रुक जाती है, आप आगे की ओर गिरते हो, ये कौन सा नियम आपकी, जड़त्व का नियम, ठीक है। ये जड़त्व का नियम है, ठीक है। तो बस एकदम चली, आप पीछे की ओर गिर गए, ये भी आपके कौन सा लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तौलिया सूख रही है, डंडा मारा आपने, डंडा मारा तौलिया में, जो कण थे धूल के वो नीचे गिर गए, वो भी आपके कौन सा नियम है, रूल ऑफ इनर्शिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके तीन नियम होते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नहीं है पूछा तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा ना। सही को पहचान कीजिए, ठीक है। Q बराबर I अपॉन T, I बराबर BR, KE बराबर हाफ MB क्यूब, E बराबर दोस्तों MC स्क्वायर। चार आपके सामने ऑप्शन है। देखो फॉर्मूला है चार दोस्तों ना। देखो Q बराबर I अपॉन T है ना, I बराबर Q अपॉन T होता है ना। I बराबर Q अपॉन T है। I होता है धारा, ठीक है। Q होता है आवेश चार्ज और T होता है आपका समय, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि भाई आवेश में प्रवाह की जो दर होती है उसको एम्पियर धारा कहते हैं ना। आवेश में प्रवाह की दर को बोलते हैं धारा दोस्तों ना। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसलिए यहाँ पर Q लिखा हुआ है, ठीक है। और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो I बराबर Q अपॉन T दोस्तों ठीक है ना। और B बराबर IR, ये ओम का नियम, किसका नियम है, ये ओम का नियम है। B बराबर दोस्तों IR, B होता है आपके वोल्टेज, क्या होता है वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज आपका V हो गया, I हो गया एम्पियर धारा करंट हो गया ना। R हो गया रेजिस्टेंस, क्या हो गया रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध हो गया, ठीक है। प्रतिरोध इसका मात्रक होता है ओम, क्या होता है ओम, ठीक है। तो प्रतिरोध का ओम हो गया, धारा का एम्पियर हो गया, वोल्ट का आपके वोल्ट हो गया। तो ये आपकी B बराबर IR ओम का नियम है, ठीक है। तो यह भी गलत दोस्तों, यह भी गलत। KE बराबर हाफ MB क्यूब, ठीक है। KE होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। KE क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। ये होती है हाफ MB स्क्वायर, क्या होती है MB स्क्वायर। M का मतलब मास, B का मतलब वेलोसिटी होता है। KE बराबर हाफ MB स्क्वायर होता है, तो ये भी गलत हो गया ना। E बराबर दोस्तों MC स्क्वायर, ये कहने वाला कौन था, आइंस्टीन। कौन था, आइंस्टीन कहने वाला था कि जो एनर्जी जो होती है वो मास के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो एनर्जी बराबर M मतलब मास, C मतलब आपके वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग किसके अंदर, निर्वात के अंदर, और वो होता है 3 × 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, दोनों एक ही बात है ना। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोल दीजिए या फिर 3 × 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड कह दीजिए। प्रकाश का वेग होता है निर्वात के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ध्वनि साउंड निर्वात में गति नहीं करती है, साउंड को गति करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। प्रकाश निर्वात के अंदर भी गति कर सकता है, प्रकाश को मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, बाकी तीन ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है, ठीक है। विकिरण चालन, चालन संवहन दोस्तों विकिरण, ठीक है। देखो सवाल से पूछ रहा है कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है आपके इसमें से किसके अंदर आपके माध्यम मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों ना। तीन विधि से आपके चालन, तीन विधि से आपके दोस्तों ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है। एक होता है चालन दोस्तों, एक होता है चालन, एक होता है संवहन, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडक्शन, एक होता है संवहन, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वेंशन, ठीक है। और एक होता है विकिरण, इसको बोलते हैं रेडिएशन। यह तीन तरीके से आपके हो सकता है। पेपर में सवाल पूछेगा इनके उदाहरण क्या है, सवाल निश्चित ही आता है कि चालन का एग्जांपल कौन सा है दोस्तों ना। एक लोहे की छड़ को एक तरफ से गर्म करने पर दूसरा हिस्सा उसका गर्म होता है, ये किस प्रकार से है, ये कौन सा एग्जांपल है, चालन का, संवहन का, विकिरण का। सवाल ऐसे पूछेगा दोस्तों ना। तो चालन की खास बात है कि इसमें तो संपर्क में होना बहुत जरूरी है ना। इसमें आपके तो स्पर्श में होना जरूरी है आपके। तो लोहे की छड़ आपके हाथ में, एक हिस्सा उसका आग के अंदर है, तो एक हिस्सा गर्म हो रहा है, तो वो छड़ में अगर छड़ के ऊपर अगर आपका हाथ है तो दूसरा वाला हिस्सा गर्म होगा, आपको महसूस होगा, ठीक है। मतलब दोस्तों सॉलिड जो होता है, जो ठोस होता है, ठोस जो होगा आपके उसमें चालन दोस्तों होता है, ठीक है। यह वाला दोस्तों हिस्सा गर्म हुआ तो फिर उसके बगल वाला हिस्सा गर्म होगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो कणों का संपर्क में होना जरूरी है, कणों का स्पर्श करना जरूरी है इसके अंदर। चालन में ऐसा होता है, सॉलिड के अंदर ये होता है। और इसका दोस्तों एग्जांपल इसमें मीडियम चाहिए होता है ना, ये बिना माध्यम नहीं होगा, इसमें मीडियम चाहिए होता है, आपको नोट करना है। इसका एग्जांपल वही है, धातु का छड़ जो है उसका गर्म होना एक हिस्सा, ये आपके इसका एग्जांपल है। संवहन पूछो दोस्तों आपसे, इसमें दोस्तों जो वायुमंडल जो गर्म होता है हमारा, जो एटमॉस्फेयर तो आपके यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है। जो एटमॉस्फेयर जो गर्म होता है हमारा वो किससे संवहन होता है, ठीक है। इसमें भी माध्यम चाहिए होता है, पर इसमें जो आपके कणों का होता है स्थानांतरण होता है, ठीक है। टच में होना जरूरी नहीं है आपके। तो कणों में आपके कणों का यहाँ के कण आपके उठ करके ऊपर जाएंगे
ऊपर वाले कण नीचे आएंगे, यहाँ से गर्म हवा उठकर ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे आएगी, ऐसे चलता रहेगा दोस्तों ना। तो लिखना इसमें आपके इसमें तो स्पर्श होना जरूरी नहीं आपके, इसमें कणों का स्थानांतरण होता है, कणों का दोस्तों स्थानांतरण इसमें होता है। अगला पॉइंट आपके इसमें माध्यम चाहिए होता है लिखना, और जो वायुमंडल जो गर्म होता है आपको इसी से होता है, ठीक है। वायुमंडल जो गर्म होता है वो दोस्तों इसी से होता है, ठीक है। एक होता है विकिरण रेडिएशन, तो दिन में हमारी पृथ्वी गर्म होती है, सूर्य का प्रकाश आता है दोस्तों, तो रात में उसी पृथ्वी से रेडिएशन वापस निकलती है, इनको बोलते हैं पार्थिव विकिरण कहते हैं, ठीक है। और यह जो आपके जो पृथ्वी का जो गर्म होना है, आपकी पृथ्वी जो गर्म हुई है किससे होती है, रेडिएशन से ना। तो जो पृथ्वी जो गर्म होती है वो किससे होती है, रेडिएशन से होती है ना। पृथ्वी जो गर्म है वो रेडिएशन से होती है दोस्तों ना। और ये सूर्य से आ रही है किरणें आपके, और सूर्य से यहाँ तक आने में बीच में आपके कहीं बीच में अधिकांश हिस्से में कोई दोस्तों मीडियम नहीं है ना, कोई माध्यम नहीं, निर्वात है, ठीक है। तो यह आपके इसके लिए दोस्तों माध्यम जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, पृथ्वी गर्म इसी से होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा तो, और ये वैक्यूम जो है, निर्वात जो है, इसमें भी गति करता है। कभी सवाल पूछ ले आपसे कि पृथ्वी का गर्म होना विकिरण ना, वायुमंडल गर्म होना संवहन, ठीक है, और धातु का गर्म होना चालन ना। कौन कौन से में मीडियम चाहिए वो भी लिखा हुआ सवाल पूछा है, किसमें मीडियम का नहीं होती है, तो आपके विकिरण में नहीं होती है ना, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। रेडिएशन में नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे से 120 डिग्री पर झुके हुए दो दर्पणों द्वारा बनाई गई प्रतिबिंबों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, ठीक है। मान लो दोस्तों एक दर्पण आपके यहाँ पर है, और एक दर्पण का है, एक दर्पण आपका यहाँ पर, ठीक है। ये दो दर्पण है ना, इनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री जो है, इनके बीच में एंगल है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की संख्या पूछूं आपसे, इमेज की संख्या कितनी होती है, 360/θ होती है, ठीक है। तो करो आपके 360/20 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। अगर साथियों ये विषम संख्या है दोस्तों ना, अगर जो हमारा आंसर आया है वो एक विषम संख्या है, वो एक ओड नंबर है, तो जो आंसर है वही आएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों मान लो कि इनके बीच में आपके, इनके बीच में मान लो कि इनके बीच में 60 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो अब कितना आता है, 360/60, ठीक है, 6 आता है, ठीक है। अगर ये सम संख्या आएगा तो आपको n-1 करना है, 6 में से 1 घटाना है, तो 5 आपका आंसर आएगा। अगर भाग देने पर सम संख्या आएगा तो -1 करना है, अगर भाग देने पर विषम संख्या आएगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 आया तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 3 हमारा ठीक आंसर है। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाते हैं, 10 मिनट और लूंगा ना। तो उत्तल लेंस की क्षमता पूछूं आपसे, यह पॉजिटिव होती है, ठीक है। और अवतल लेंस की क्षमता आपके नेगेटिव होती है, सवाल दोस्तों ये कह रहा है, ठीक है। तो उत्तल लेंस पूछूं आपसे, इसका यूज कहां दोस्तों होता है आपके, इसका यूज बुढ़ापे में होता है आपके, और जो पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है तो वहां होता है, और दूरदृष्टि दोष के अंदर इसका यूज होता है दोस्तों। और बुढ़ापे में जो लेंस दोस्तों लगता है आपके वो कौन सा होता है, वो आपके पॉजिटिव वाले होता है, ठीक है। नंबर +1 +2 ऐसे लगता है, ठीक है। और जो आपके अवतल लेंस होता है वो किसमें काम आता है, निकट दृष्टि दोष में काम आता है, जो कि आप जानते हो जवानी में होता है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। और जैसे मेरा जो नंबर लगा हुआ है वो अवतल लेंस और माइनस में नंबर, ठीक है, -1 -2 आपके ऐसे नंबर होता है, ठीक है। तो दोनों बात ठीक है एकदम आपके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों बात ठीक है दोस्तों ना। उत्तल लेंस को बोलते हैं दोस्तों अभिसारी लेंस दोस्तों ना, कन्वर्जेंस लेंस बोलते हैं आपके, अगर ऐसे प्रकाश आएंगे दोनों को मिलाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस, क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस लेंस कहते हैं, ठीक है। और अवतल लेंस जो है वो ऐसे करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपसारी लेंस है ना, ये फैलाने वाला, ये कन्वर्ज करने वाला, ये फैलाने वाला, ये अभिसारी, ये अपसारी। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया ना। आगे देखिए क्वेश्चन और है, +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन भी पूछ लिया दोस्तों आपसे, देखो जब भी फोकस दूरी पूछे और क्षमता दे रखी हो, क्षमता पूछे फोकस दूरी दे रखी हो, तो एक ही फॉर्मूला है, P = 1/f, क्या है, P फॉर पावर, F फॉर फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है आपके F पूछ रहा है ना, तो F = 1/P दोस्तों ये होगा, ठीक है। F = 1/2.5, ठीक है, 1/2.5। तो यहाँ से 0 हटाई, मैंने यहाँ लगा दिया आपके 10/25 हो गया, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके मतलब 0.4 मीटर आपके ठीक आंसर हो गया दोस्तों ना, 0.4 मीटर के ठीक। जब भी दोस्तों आपके डायरेक्टर जो है ना, जब भी, अरे सुनो तो सही, जब भी क्षमता किसमें होगी, जब भी क्षमता आपके डायरेक्टर में होगी, लेंस की क्षमता की यूनिट डायरेक्टर, ठीक है। जब भी लेंस की क्षमता डायरेक्टर में होगी तब फोकस दूरी कैसे होगी, फोकस दूरी हमेशा आपके दोस्तों मीटर में आएगी, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन दोस्तों मीटर है ही नहीं, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे आपके 0.4 × 100 कर देंगे दोस्तों ना, और इससे 40 सेंटीमीटर दोस्तों आ जाएगा ना, तो 40 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा ना। जब भी क्षमता डायरेक्टर में होगी तब आपको फोकस दूरी आपकी मीटर में ही निकालनी है ना, सेंटीमीटर में पूछ रहा है आगे तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। पर ध्यान रखना फोकस दूरी अगर मीटर के अंदर है तो क्षमता किसमें होगी, डायरेक्टर में होगी, ये फिक्स है ना, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अभी दोस्तों मैंने आपसे कहा, देखो अभी कहा मैंने आपसे कि उत्तल लेंस में प्लस साइन आएगा दोस्तों ना। कभी सवाल ये पूछ ले कि +2.5 किसी लेंस की क्षमता है, ठीक है, वह लेंस कौन सा है, सवाल ये पूछ ले आपसे, तो प्लस है तो मतलब लेंस कौन सा होगा, प्लस में है तो उत्तल लेंस होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है ना। चलिए आगे देखिए, भगवती समिति ने खालिस्तान पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, इकोनॉमिक्स का सवाल आपके सामने दोस्तों। देखो बेरोजगारी पूछूं आपसे, बेरोजगारी पूछा आपसे, इसके लिए कमेटी कौन सी, भगवती कमेटी है, और कब आती है, 1973 में आती है। गरीबी पूछूं आपसे, देखो लकड़वाला कमेटी, लकड़वाला कमेटी गरीबी के लिए ना। इसके अलावा पूछूं आपसे सुरेश तेंदुलकर कमेटी पूछूं आपसे गरीबी के लिए, ठीक है। रंगराजन कमेटी पूछूं गरीबी के लिए, तीनों गरीबी के लिए ना। मल्होत्रा कमेटी पूछूं आपसे, इसके लिए बीमा सुधार के लिए ना, बीमा के लिए, इंश्योरेंस के लिए मल्होत्रा कमेटी ना। कर सुधार के लिए पूछूं आपसे चलिए दोस्तों कमेटी, ठीक है। जीएसटी के लिए पूछूं कौन सी, जीएसटी के लिए आपके विजय केलकर कमेटी कौन सी है, विजय केलकर कमेटी है ना। और बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए पूछूं कौन सी आपके लिए ना, ये हमारा नरसिम्हन कमेटी, कौन सी, नरसिम्हन कमेटी। तो हमारा आंसर हो गया क्या, भगवती समिति आपकी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, ध्यान रखना ना। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय दोस्तों नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन और आपके सामने, संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग पूछूं आपसे, और याद करो आर्टिकल नंबर 324 से 329 होता है, और ये संविधान के अंदर है, और 25 जनवरी की तारीख बेटा आज है, और आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई थी 1950 के अंदर। आप जानते हो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, आप जानते हो। पहली महिला पूछूं रमा देवी थी, और वर्तमान में राजीव कुमार, ये सारी बातें आपको छापनी, ठीक है। और आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि वोट डालने की उम्र आपकी 18 वर्ष, सार्वभौमिक मताधिकार है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसका उल्लेख किसी ने संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है दोस्तों ना। इसको हमने 1993 के अधिनियम के द्वारा बनाया, ठीक है। और इसके बाद इसके बारे में बात करूं आपसे, कार्यकाल जो इसका 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो है, जो कार्यकाल इसका होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका हेड कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया, 17 वर्ष की एज पूरी कर ली, ठीक है। अच्छा वर्तमान में कौन इसके, तो वर्तमान में इसके लेटेस्ट आपके हेड कौन है, तो वी राम सुब्रमण्यम जो है, ये इसके वर्तमान में हेड है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा संवैधानिक दोस्तों आयोग नहीं है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, तो आर्टिकल 338 ए के अंदर क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है ना। 89वां संविधान संशोधन होता है, यह भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आर्टिकल 338 ए आता है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब आता है ना। और आर्टिकल 338 में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है ना, ध्यान रखिएगा ना। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की बात करूं आपसे, आर्टिकल 315 यूपीएससी, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या फिर जो यूपीएससी के जो हेड, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हुई होगा, ठीक है। और वर्तमान में प्रीति सूदन जो
की हेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ली कमीशन की सिफारिश पर भारत में यूपीएससी का गठन किया गया था, धौलपुर हाउस मुख्यालय दिल्ली के अंदर ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। देखो आर्टिकल 159 पूछूं आपसे, ये गवर्नर की शपथ है ना। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ है ना। आर्टिकल 71 पूछूं आपसे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई डिस्प्यूट अगर होता है सुप्रीम कोर्ट निपटान करेगा, उसका ये लिखा हुआ है ना। आर्टिकल 69 पूछूं आपसे, तो उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल नंबर 69 के अंदर। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 60 करेक्ट आंसर, ठीक है। शपथ दिलाने वाला कौन होता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है ये शपथ दिलाने वाला होता है ना। ये आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। तो मैंने आपको साइंस पर विशेष ध्यान दिया आज, साइंस के महत्वपूर्ण सवाल, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे आपका केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स, मैंने प्रयास किया आपको समझाने का यहाँ पर जो है, ठीक है। तो अब आपके लिए सूचना यह है कि 2 फरवरी को एक महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होगी, स्पेशल क्लास दोस्तों होने वाली है, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स। इसका नया मंगा लो भाई, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स जो है, इन दोनों की क्लास आपकी होने वाली है। स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा उसके अंदर आपको, और करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। अगर आपका मन है कि भाई मुझे एक क्लास में करंट अफेयर्स पढ़नी है, जीडी का एग्जाम 4 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, आपका मन है कि मुझे करंट अफेयर्स पढ़नी है, स्टैटिक वाला रिवीजन भी मुझे करना है, तो एक क्लास में सुपर साफ करूंगा। 2 फरवरी को 10 बजे क्लास चालू होगी, समाप्त कब होगी मुझे नहीं पता है, पर इसकी स्टार्टिंग कब होने वाली है, इसकी स्टार्टिंग आपके 10 AM होने वाली है, ये सूचना मेरी तरफ से ना। अब ये 5 घंटे चले 6 घंटे चले मुझे नहीं पता है, पर 10 बजे मैं क्लास आपकी शुरू करने वाला हूं। यह सूचना मेरी तरफ से आप सभी के लिए, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग जो, सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 6:30 बजे। जनवरी माह में जो कुछ आपने पढ़ा उसको रिवाइज करने वाला हूं आपको। अब ये क्लास कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स में। प्रयास तो पूरा कर रहा हूं कि मैं 7 फेब्रुअरी की सीरीज में आपके लिए, हाँ मैंने इसलिए 2 फरवरी को एक बड़ी क्लास रख दी, जिससे कि जिनका जीडी का पेपर है उनके लिए क्लास जो है निर्णायक भूमिका अदा करे। इसके लिए मैंने 2 तारीख को ये वाली क्लास रख दी है, ठीक है। तो 2 तारीख को आपसे मुलाकात होगी इस क्लास के अंदर, शाम को सुबह 10 बजे मुलाकात होने वाली है। 1 तारीख को बजट आएगा, इसलिए मैं 1 तारीख को लाइव बजट वाली क्लास लेकर आऊंगा साथ को, पर मैंने 2 तारीख को सुबह 10 बजे आप सभी के लिए ये वाली क्लास का अनाउंस कर दिया, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट आप सभी को। अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी आपको। ये तीनों क्लास आपने ली हो तो बताना मुझे कि आपको तीनों क्लास जो है उनमें कंटेंट कैसा लगा, क्या आपको लगता है कि हाँ अगर रिवीजन ढंग से किया जाए और सेलेक्टेड क्वेश्चन पर बात की जाए तो ये वाली जो 7 फेब्रुअरी की सीरीज है वो उसमें निर्णायक साबित होगी, ताबूत में अंतिम कील साबित होने वाली है। ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।